हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखना है पहले हम लोग को, ठीक है। सीड का पहले हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके जर्मिनेशन का एंड उसका जर्मिनेशन का, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर हम लोग का वो है सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। चलो हम लोग बात करते हैं सीड स्ट्रक्चर क्या था। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हम लोग ने, हमने बात किया था कैसे कैसे एक फ्रूट बन रहा था, ठीक है, कैसे सीड बन रहा था। मतलब हमको पिछले क्लास में हम लोग पूरा सारा फर्टिलाइजेशन देख चुके थे, ठीक है। लास्ट क्लास में तुम लोग को एक तो चीज़ हम नहीं बताए थे, ठीक है। एक्चुअली हम ध्यान नहीं दिए तो जल्दी जल्दी बता के निकल गए। तुम लोग को ट्रिपल फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन में वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, ठीक है। एक्चुअल फर्टिलाइजर बताया था लेकिन ट्रिपल फर्टिलाइजर का नाम यूज़ नहीं किया था, ठीक है, वहाँ मेंशन नहीं किया था इस बात को। तो तुम लोग को याद रखना है, तुम लोग को जब ओविल पढ़ाए थे, ठीक है, ओविल पढ़ाते थे, ये हम लोग का ओविल का स्ट्रक्चर था, ये हम लोग का ओविल का स्ट्रक्चर था। तो ओव्यूल में हम तुम लोग को बताए थे कि यहाँ पे क्या था हम लोग का एक ऐसा स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग बोले थे क्या, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या था बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई था, ठीक है ना। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई था ये पहले फ्यूज़ कर जा रहा था, ठीक है, ये फ्यूज़ करके, ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों, ये पोलर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है। देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का मैंने दो न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये वाला है और एक न्यूक्लियस ये वाला है, दो न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेगा, आपस में फ्यूज़ कर जाएगा और फ्यूज़ करके बना लेता है क्या, यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस ऐसा। और यहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन रहा है, एक सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन है। यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना कैसे बना, दो न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना। दो पोलर न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूक्लियस था वो लोग आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस को बनाता है। कब बनाता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हम तुमको बताए थे क्या कि सर यहाँ पे हम लोग का दो न्यूक्लियाई और था, जो मेल गैमेट था हम लोग का, ठीक है, टू स्पर्म न्यूक्लियाई था, याद आ रहा। यहाँ पे हम लोग का एक सेल था, यहाँ पे ऐसा एक सेल था, ठीक है, एक सेल था। और यहाँ पे हम लोग क्या था, एक सेल था ना, और यहाँ पे दो स्पर्म न्यूक्लियाई आया था, यहाँ पे हम लोग का दो स्पर्म न्यूक्लियाई आया था ऐसे ऐसे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि एक स्पर्म न्यूक्लियाई जो था, ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज कर रहा था, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा, इसके साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस में पहले कितना फ्यूजन हुआ है सर, पहले इसमें दो न्यूक्लियस फ्यूज किया है। उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ पे जो स्पर्म न्यूक्लियाई है, एक स्पर्म न्यूक्लियाई है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। तो टोटल सर कितना न्यूक्लियस यहाँ फ्यूजन किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी पहले से यहाँ पे दो न्यूक्लियस फ्यूजन कर चुका था, और यहाँ पे एक स्पर्म न्यूक्लियस आया, और यहाँ पे क्या बनाया, एक स्पर्म न्यूक्लियस आया, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग के पास स्पर्म न्यूक्लियस आया, और सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे सर दो न्यूक्लियस, और यहाँ पे एक स्पर्म न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे सर तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन नहीं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दो ही हो रहा है, सिर्फ फ्यूजन तीन हो रहा है, ठीक है। तीन न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ओके। और सर तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन एक तरह का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन है, पहला फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन से यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ। और इससे क्या बना था बच्चों हम लोग, इससे बना था हम लोग का एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। इसी एंडोस्पर्म में क्या होता है ना, जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर में, उसको जो खाना पीना दिया जाता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसको सप्लाई किया जाता है। तो हम लोग बोल रहे थे ना कि तुमको पिछले क्लास में बताए हुए थे कि जो सीड के अंदर में जो एम्ब्रियो होता है, जो टीनी प्लांट्स होता है, जब उसके अंदर में ग्रो कर रहा होता है, तो उस समय उसको डेवलप होने के लिए बहुत सारा नरिशमेंट का जरूरत होता है, उसको न्यूट्रिशन का जरूरत होता है। तो ये न्यूट्रिशन उसको कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म, ठीक है, ये एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है हम लोग का, एंडोस्पर्म वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर रहता है, ठीक है, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और क्या सर, और सर एक स्पर्म यहाँ पे रह गया है, और एक स्पर्म न्यूक्लियाई यहाँ पे रह गया है, वो जाके क्या करता है, एक के साथ फ्यूज करके बना देता है क्या हम लोग का यहाँ पे जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे जो जाइगोट बना वो कैसा कैसा फ्यूजन हुआ, मतलब कैसा, कितना नंबर फर्टिलाइजेशन हुआ, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन से हम लोग का क्या बना था, एंडोस्पर्म, दूसरा फर्टिलाइजेशन से क्या बना हम लोग का, जाइगोट। तो ये क्या हो गया हम लोग का सेकेंड फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। तो ये हुआ हम लोग का। तो इसी के बारे में हम लोग को नहीं बताया था कि ट्रिपल फ्यूजन क्या था, ठीक है। अच्छा और चीज़ देखो यहाँ पे,
अब हम लोग क्या देखना है यहाँ पे, इसके आगे हम लोग सीड और स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना है, अब फ्यूजन तो हो चुका है ना, फ्यूजन हो गया है, तो देखो फ्यूजन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो बना लेगा, धीरे धीरे वो एक छोटा सा प्लांट बनाएगा जिसमें प्ल्यूमुल होगा, रेडिकल होगा, आगे हम लोग देखेंगे, घबराने की बात नहीं, आगे हम देखेंगे हम लोग। प्ल्यूमुल होगा, रेडिकल बनेगा, ठीक है, जाइगोट आके जल के क्या बनाएगा, धीरे धीरे एम्ब्रियो बनाएगा। तुम लोग देखे होगा कभी कभी सीड जो तुम लोग सॉइल में डालोगे, मिट्टी में डालते हो सीड को, तो कुछ समय के बाद देखना उसमें से सीड से क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स आता है, छोटा छोटा लीफ निकल करके आता है, ठीक है ना। तो वही तो है एम्ब्रियो, उसी को तो एम्ब्रियो बोलते हैं। वही एम्ब्रियो डेवलप्ड होकर क्या बनाता है, एक प्ल्यूमुल बनाता है और रेडिकल बनाता है। रेडिकल आगे चल के रूट में कन्वर्ट हो जाता है, प्ल्यूमुल आगे चल के शूट में कन्वर्ट हो जाता है, एक शॉर्ट स्टेम है वो वाला, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो जाइगोट है सर वो क्या है हम लोग का, आगे चल के सर एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब तो हो गया ना, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा सर, जो सीड होगा ना, ये क्या था हम लोगों का सर, ये ओव्यूल था, तो ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा, ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में। हम बताए थे तुम लोग को, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड जो है, ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओव्यूल था अब वो सीड बना चुका है, ठीक है। और तुमको मालूम है सीड कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर होता है। सीड कहाँ होता है सर, फ्रूट के अंदर होता है सीड ना। अब क्या होगा सर, तो ये वाला क्या है सर, ये वाला तो सर मैंने ओव्यूल बनाया ना, ये तो सर ओव्यूल बनाया, तो ओव्यूल कहाँ था सर, ओव्यूल तो सर ओवरी के अंदर था ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि पिस्टिल के अंदर में क्या होता है, 3 पार्ट होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। तो ओवरी के अंदर में सर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो सर ओव्यूल कहाँ जाएगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सर दिस इज अ ओव्यूल। तो ओव्यूल चेंज हो गया सर किसमें, फ्रूट में। ओव्यूल किस में चेंज हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट में। देखो अब ये फ्रूट बन चुका है और इस फ्रूट के अंदर में सीड आ चुका है, ठीक है। फ्रूट बन चुका है और इस फ्रूट के अंदर में हम लोग का सीड आ चुका है, ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया। अब जो हम लोग का फ्लावर्स का जो पार्ट होता है, फ्लावर्स में जो तुम्हारा कैलिक्स है, ठीक है, जो कैलिक्स है, तुम्हारा पेटल्स है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है हम लोग का, मतलब वो टूट के निकल जाता है, मतलब वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब फ्रूट वगैरह बन जाता है, जब फ्रूट वगैरह बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना, जो कैलिक्स था, पेटल्स था, वो सब का सब फ्लावर का सारा पार्ट रिमूव हो जाता है। एंड फाइनली हम लोग सिर्फ क्या दिखेगा वहाँ पे, सिर्फ फ्रूट दिखेगा और सीड दिखेगा उसके अंदर में, ठीक है। अब हम लोग को इसी फ्रूट और सीड को कहाँ पे लेके आना है, हम लोग को अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में लेके आना है इसको, और इसी चैप्टर को हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे, सीड एंड उसका स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो देखो अब यहाँ पे अब फाइनल होता है हम लोग का इन लार्ज, एक बड़ा सा होता है ना, फ्रूट देखने में कैसा होता है, एक बड़ा सा होता है ना, इन लार्ज, ठीक है, रिपेन। इन लार्ज कैसा होता है हम लोग का, रिपेन ओवरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपेन ओवरी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो जो फ्रूट होता है ना वो कैसा होता है हम लोग का, इन लार्ज मैच्योर, मैच्योर, ठीक है, ओवरी, ठीक है। तुमको मालूम है ना कि ओवरी जो है आगे चल के फ्रूट बनाया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फ्रूट ही जो ओवरी क्या है, ओवरी क्या है, एक सॉरी फ्रूट क्या है, एक मैच्योर ओवरी है। ओवरी पूरी तरीके से, ठीक है, रिपेनिंग हो गया है, पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, एंड वो अब कन्वर्ट हो चुका है फ्रूट में। तो अगर तुमसे पूछा जाए फ्रूट क्या होता है, तो फ्रूट इज ए इन लार्ज, ठीक है, इन लार्ज मैच्योर ओवरी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिपेन ओवरी, ठीक है। रिपेन का मतलब होता है रेडी हो जाना, ठीक है, रिपेन का मतलब होता है रेडी हो जाना, पूरा मैच्योर हो जाना, पक जाना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे फ्रूट तो बन गया यहाँ पे, अब फ्रूट के अंदर में क्या होगा, फ्रूट के अंदर में तुमको क्या होगा, यहाँ पे ओवरी इन्वॉल्व होगा ना। देखो हम लोग अगर बात करेंगे सर, ये हम लोग का ओवरी है, ठीक है, ये हम लोग ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी में क्या होगा, ओवरियन वॉल होगा, ठीक है। ओवरी में क्या होगा सर, ओवरियन वॉल होगा ना। हर एक चीज़ का वॉल होता है, याद रखना। कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसमें वॉल ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे वॉल होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ओवरियन वॉल होगा ऐसे ऐसे। तो तुमको मालूम है सर ओवरी सर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, तो ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट हो गया ना, तो फ्रूट में जो वॉल होगा वो कहाँ से आया, ओवरियन वॉल से आया। ओवरियन वॉल ही क्या हो गया है, फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं, याद रखना, ओवरियन वॉल जो होता है फ्रूट के अंदर में, ओवरियन वॉल जो होता है, ठीक है, वो आगे चल के क्या बनाता है, वो फॉर्म करता है, वो आगे चल के फॉर्म करता है क्या, हम लोग का फ्रूट वॉल, ठीक है, फ्रूट का जो वॉल बनता है, ठीक है। सर मैं यहाँ तक। अच्छा अब पूछा जाता है क्या कि सर फ्रूट का फंक्शंस क्या होता है। पहले तो अगर मैं बात करूँ फंक्शंस का, तो फ्रूट का काम क्या होता है सर, फ्रूट जो होता है ना वो सीड को कवर करके रखता है। सर फ्रूट जो होता है हम लोग का वो सीड को इनक्लोज रखता है। हमको मालूम है जो फ्रूट होता है ना, जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर में प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स जो सीड का इनक्लोजर होता है, जो सीड को कवर करके रखता है, जो सीड को ढक करके रखता है, वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है सर, फ्रूट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो फ्रूट है हम लोग का वो क्या है, जो फ्रूट है हम लोग का वो क्या है, हम लोग का एक तरह का बोल सकते हो एक प्रोटेक्शन है। किसका प्रोटेक्शन है सर, सीड का प्रोटेक्शन है। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ पे बोल देंगे इट प्रोटेक्ट द
फ्रूट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको सर, प्रोटेक्ट द सीड को। क्लियर है। और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा सर, दूसरा फंक्शन इसका हो जाएगा हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। क्या होता है सर, इसका दूसरा फंक्शन होता है हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। देखो इसका मतलब क्या है, सीड डिस्पर्सल, ठीक है। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है समझो, देखो डिस्पर्सल का मतलब होता है अगर कोई एक सीड है, ठीक है, कोई एक सीड है, ठीक है, कोई एक सीड है यहाँ पे है, अगर वो सीड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अगर वो सीड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, डैट मीन्स उसका जो पोजीशन है, जो उसका प्लेस है, अगर वो चेंज होता है, ठीक है, पहले सीड यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो ये जो सीड एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो अब देखो सर ये डिस्पर्सल ऑफ सीड हो कैसे रहा है, ठीक है, वो समझो। देखो हम क्या बोलना चाहते हैं तुमको, हम ये बताना चाहते हैं कि तुमको मालूम है ना कि सीड कहाँ होता है सर, सीड फ्रूट के अंदर में होता है, बिल्कुल सर, सीड फ्रूट के अंदर में होता है। और तुमको मालूम है जो फ्रूट्स होता है सर, फ्रूट्स मोर अट्रैक्टिव होता है, क्यों सर, क्योंकि जो फ्रूट्स होता है ना वो काफ़ी कलरफुल होता है। तो फ्रूट्स को क्या होता है, जो फ्रूट्स प्लांट्स में होता है या फिर ट्री में होता है, उसको देख करके कोई भी बर्ड्स है या फिर कोई भी एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको उनको अच्छा लगता है, उनको खाना होता है, ठीक है। जैसे कि कोई बर्ड्स ही हुआ, ठीक है, कोई बर्ड्स हुआ तो क्या हुआ, वो फ्रूट्स को खाएगा और खाने के बाद क्या करेगा, खाने के बाद उसको किसी दूर जगह ले जाकर उसको क्या कर देगा, उसको थ्रो कर देगा, किसी दूर जगह उसको क्या करेगा, उसको खा के फेंक देगा, पहुंचा देगा। जिससे क्या होगा, सीड एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। जैसे तुम क्रो को ही देख लो, क्रो जो होता है, ठीक है, कौवा जो होता है वो क्या करता है, ठीक है, तुम लोग देखा होगा बनियान ट्री होता है, ठीक है, बनियान ट्री में क्या होता है, छोटा छोटा फ्रूट्स होता है उसके अंदर में रेड कलर का, ठीक है, उसको क्या करता है जो कौवा होता है, ठीक, वो उस फ्रूट्स को खाता है और खाने के बाद क्या करता है, ठीक है, अपने बिक्स में लेके उड़ता है, ठीक है, लेके उड़ जाता है और फाइनली कहाँ पे जाके, किसी भी जगह पे जाके उसको फॉल कर देता है, गिरा देता है। अब हो सकता है सीड ऐसे जगह पे जाके फॉल किया जहाँ पे वो जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। अब जहाँ पे सीड गिरा वहाँ पे मान लो थोड़ा देख लो वहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत सॉइल वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, जहाँ पे सीड अपने आप को जर्मिनेट कर सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर कि ये जो सर सीड एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है, और फाइनली वो ऐसे जगह पे जा गिर जहाँ पे सीड जर्मिनेट करके वहाँ पे एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। देयरफॉर सर ये सीड जो एक जगह से दूसरे जगह गया, इसी को तो सर हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो ये डिस्पर्सल सीड कौन करवा रहा है सर, डिस्पर्सल ऑफ सीड कौन करवा रहा है हम लोग को, ठीक है। ये अगर फ्रूट हो तो रहा है, एक्चुअली हो रहा है एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन सीड क्या, सीड किसके हेल्प से जा रहा है सर फ्रूट के हेल्प से जा रहा है, क्योंकि सीड कहाँ होता है सर, फ्रूट्स के अंदर में होता है, याद रखना। अगर फ्रूट्स नहीं होगा ना, क्योंकि फ्रूट्स ही तो सीड को कंटेन करके रखा है, तो फ्रूट के साथ साथ वो सीड भी चला जाता है, सीड का भी डिस्पर्सल हो जाता है, ठीक है, और वो ऐसे जगह में जा गिरता है जहाँ पे वो फॉल करके जर्मेट करके एक न्यू प्लांट बना लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना जो फ्रूट्स होता है ना वो सीड का डिस्पर्सल में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दूसरा फंक्शन क्या हो गया सर, हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया, मतलब सीड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं सीड का, अब हम लोग बात करते हैं सीड का, ठीक है। तो सीड के बारे में हम लोग क्या पढ़ना है सर, सीड जो होता है वो क्या होता है सर, सीड जो होता है वो एक रिपेन का मतलब क्या होता है, रेडी हो जाना, ठीक है। रिपेन का मतलब क्या होता है अभी बताया, रेडी हो जाना। और मैच्योर भी हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं, मैच्योर, ठीक है। मैच्योर क्या है सर, ओव्यूल है, तुमको बताया था अभी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी था वो फ्रूट में चेंज हो रहा था, और जो ओव्यूल था वो किस में चेंज हो रहा था सर वो ओव्यूल जो था वो सीड में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन वो कब चेंज हो रहा था, जब वो फर्टिलाइज कर ले रहा था, मतलब वो सब ओव्यूल जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, जब वो रिपेन हो जाएगा, एंड देन वो कन्वर्ट होता है सीड में, याद रखना। तो सीड का अगर पूछा जाए डेफिनेशन क्या होगा, तो सीड इज ए रिपेन और मैच्योर ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल होता है कब होता है सर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट तुमको मेंशन करना पड़ेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओव्यूल सीड होता है ना वो ओव्यूल रहता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, हो गया। और इसका फंक्शंस क्या होता है सर, इसका फंक्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। सीड का फंक्शन क्या होता है, एकदम सिंपल फंक्शन है इसका, देख लो समझ लो। इसका काम होता है, पहला फंक्शन होगा इसका पहला फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट द growing embryo, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, ठीक है।
इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, तुमको मालूम है सर, सीड के अंदर ही में ही क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। अगर सीड के अंदर में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो सीड एम्ब्रियो तो बहुत डेलिकेट है ना, एम्ब्रियो बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए क्या होता है, इस एम्ब्रियो के प्रोटेक्शंस के लिए, जो एम्ब्रियो सीड के अंदर जब डेवलप्ड हो रहा होता है तो उसके प्रोटेक्शंस के लिए बाहर से एक सीड का प्रोटेक्शन दिया जाता है, सीड का कवरिंग दिया जाता है, ताकि ताकि हम लोग का जो एम्ब्रियो सीड के अंदर डेवलप्ड हो रहा है उसका डैमेज ना हो, उसका एक मैकेनिकल जो जो डैमेज होने का चांसेस होता है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, याद रखना। तो हम लोग बोल सकते हैं इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। ठीक है ना, मैकेनिकल डैमेज। ओके, समझ में आया? अच्छा, दूसरा फंक्शन देखो, दूसरा फंक्शन क्या होता है? दूसरा फंक्शन होता है इट कंटेन द एम्ब्रियो। ठीक है, इट कंटेन द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को कंटेन करता है जो डेवलप्ड होता है, विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट, इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो सीधा सा बात है, अभी हम लोग देखें ना कि जो हम लोग का जो सीड के जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एक छोटा सा सीड के अंदर में हो रहा है ना, एक सीड के अंदर में डेवलपमेंट हो रहा है। जो आगे चल के क्या बनाने वाला है सर, वो वही सीड के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है वही आगे चल के एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो सीड का फंक्शन आएगा, बस ये दो फंक्शन लिख देना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो क्या हम लोग का ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, चलो हम लोग ग्रेन्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, ग्रेन देखो क्या होता है, ग्रेन के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया हुआ इसलिए हम यहाँ बात कर ले रहे हैं। ग्रेन, ठीक है, देखो ग्रेन क्या होता है। देखो, तुम लोग देखे होगे, जो हम लोग खाते हैं क्या, वीट खाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग जो खाते हैं वीट जो होता है वो गेहूँ, इसको हिंदी में लोग गेहूँ बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग जैसे हम लोग मक्का का फ्लोर खाते हैं। ठीक है, आटा खाते हैं ना उसका, मक्का का, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेज़ बोलते हैं। ठीक है, मेज़। तो तुम लोग क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, फ्रूट्स होता है। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे, इसी के अंदर क्या होता है, हम लोग का ग्रेन्स प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर हम लोग का यहाँ पे ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अनाज प्रेजेंट होता है इसके अंदर में। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या देखना, तुम लोग ध्यान देना, कभी कभी जो मेज़ होता है और या फिर वीट होता है, देखना वो काफ़ी टफ होता है। तुम लोग कभी ध्यान देना, उसको काफ़ी टफ होता है। ठीक है ना, तुम लोग अगर उसको चाहोगे तो दो फिंगर के बीच में अगर तुम उसको रख करके उसको, ठीक है, उसको प्रेस करोगे, उसको स्क्वीज करके, ठीक है, उसको तोड़ना चाहोगे, उसको रप्चर करना चाहोगे, उसको डैमेज करना चाहोगे तो तुम कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि काफ़ी टफ होता है वो, ये बहुत रिजिड होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि याद रखना, वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे सीड कोट मतलब समझ रहे हो ना, सीड कोट मतलब जो कवरिंग है, मतलब टेस्टा और टिगमेन वाला। ठीक है, जो सीड कोट होता है और प्लस सीड कोट प्लस वहाँ पे, और जो हम लोग का फ्रूट वॉल होता है। ठीक है, जो सीड कोट होता है और हम लोग का फ्रूट वॉल होता है, ठीक है, वो दोनों फ्यूज रहता है। किसी केसेस में सर, हम लोग का मोनोकॉट के केसेस में, जो हम लोग का मेज है, विट है, ठीक है, ये सब क्या हम लोग का मोनोकॉट है। और इनके केसेस में क्या होता है, याद रखना, हमेशा ध्यान रखना कि ये लोग काफ़ी टफ और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि याद रखना, इनमें क्या होता है, सीड का जो कोट होता है ना और फ्रूट वॉल दोनों आपस में फ्यूज रहता है। ठीक है, दोनों मिल करके ना एक बड़ा सा, एक बहुत, मतलब बोल सकते हैं बहुत टफ लेयर बनाता है। ठीक है, दोनों टफ लेयर आपस में मिल जाता है और उससे भी ज़्यादा टफ लेयर को बना देता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल सीड में नहीं रहता है। ठीक है, जिस वजह से याद रखना, ये काफ़ी रिजिड होता है, ये काफ़ी रिजिड होता है, बहुत कड़ा होता है। ठीक है, इसको आसानी से तुम इसको डैमेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे सीड कोट और यहाँ पे फ्रूट वॉल दोनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ठीक है, जो काफ़ी रिजिड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग देखेंगे, फिर भी यहाँ पे बता दिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। चलो, अब हम टाइप्स ऑफ सीड। ठीक है, सीड का कितना टाइप होता है? देखो, सीड जो होता है बच्चों, याद रखना, ये होता है हम लोग का दो टाइप का। सीड जो होता है हम लोग का दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है मेरे पास, एक होता है मेरे पास, ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग मोनोकॉटिलेडन। ठीक है, या बोल सकते हैं मोनोकॉट, और एक होता है हम लोग का डाइकॉट। ठीक है, तुम लोग पढ़े भी होगे कि सर मोनोकॉट में क्या होता है, इसमें सर
क्या होता है सर, सिंगल कॉटिलेडन होता है। मोनोकॉट में क्या होता है सर, यहाँ पे हम लोग का सिंगल कॉटिलेडन होता है। क्या होता है सर, सिंगल कॉटिलेडन। अब तुम बोलोगे सर ये सिंगल कॉटिलेडन क्या होता है, बता रहे क्या होता है सिंगल कॉटिलेडन। कॉटिलेडन तुमसे कोई एग्जाम में यही पूछेगा, ठीक है, तुमको पूछेगा सीड कंटेन सिंगल कॉटिलेडन, ऑप्शन तुमको देगा डाइकॉट, मोनोकॉट, ठीक है, या बोथ ए एंड बी एंड डी, नन ऑफ दी अबव। तो तुम क्या मानोगे सर, हम लोग का मोनोकॉट। सिंगल कॉटिलेडन याद रखना मोनोकॉट में ही होता है, ठीक है। अब देखो कॉटिलेडन क्या होता है, ठीक है, कॉटिलेडन क्या होता है, एग्जांपल पहले देख लो, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर मेज, ठीक है, मेज आर द बेस्ट एग्जांपल, याद रखना सिंगल कॉटिलेडन का, ठीक है। और ये हम लोग कैसा होता है अभी बताया तुम लोग, ये मोनोकॉट होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे याद रखना, कॉटिलेडन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो डाइकॉट, देखो डाइकॉट देख लो, उसके बाद कॉटिलेडन समझाते हैं क्या। डाइकॉट का मतलब क्या होता है, इसमें जिसमें टू कॉटिलेडन होगा, क्या होगा इस बच्चों, इसमें टू कॉटिलेडन, टू कॉटिलेडन, जिसमें क्या होगा, दो कॉटिलेडन होगा, उसको हम लोग बोलते क्या है, डाइकॉट बोलते हैं। सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी, ठीक है, मटर, ठीक है ना, मटर खाते हो तुम लोग को मालूम ही होगा, ग्राम, ठीक है। और हम लोग का बीन, तुम लोग बीन भी खाते हो, ठीक है, बीन्स खाते हो, उसमें सीड्स होता है, उसको बोले क्या, बीन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कॉटिलेडन का मतलब क्या होता है। देखो तुम लोगों ने कभी कभी देखा होगा, तुम लोग, ठीक है, घर में क्या करना, तुम लोग देखे होगे जो बीन सीड होता है या फिर मटर का, ठीक है, मटर सीड होता है ना, ग्राम सीड होता है, किसी को भी, ठीक है, ग्राम सीड लेकर के तुम क्या करना वहाँ पे, उसको ले करके फाइनली, ठीक है, मान लो ये सीड है, ये बड़ा सा सीड है, इसको तुम क्या करना, मिडिल से क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे मिडिल से कभी ब्रेक करना है, ठीक है। जब तुम इसको मिडिल से ब्रेक करोगे ना तो तुमको ऐसा दिखेगा सीड। जब ब्रेक करोगे ना तो तुम, जब ब्रेक करोगे तो ये खुलने के बाद ओपन होगा ना तो तुमको ऐसा दिखेगा, वो ऐसा, ये ऐसा, और फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तुमको, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये तुमको फाइनली ऐसा दिखेगा। तो ये सर ये क्या है, ये जो अंदर में, और जब ऐसा दिखेगा ना तुम अंदर में कैसा होगा, ऐसा व्हाइट कलर का कुछ दिखेगा तुमको, व्हाइट कलर का अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा रहता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन तुम देखना चना को देखना, कभी कभी जो ग्राम सीड होता है जिसको हम चना बोल रहे हैं, उसको तुम क्या करना, बीच से ब्रेक करोगे ना तो वहाँ पे तुमको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा तुमको दिखेगा, ये दिखेगा दो। तो ये जो दो तुमको दिख रहा है ना, ये अंदर वाला जो व्हाइट कलर का पोर्शन होगा या फिर येलो कलर का पोर्शन रहता है थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा पीली येलो कलर रहता है, इसी को हम लोग कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉटिलेडन याद रखना, ये कॉटिलेडन में होता क्या है, इस कॉटिलेडन के अंदर में भी क्या होता है, हम लोग का फूड मटेरियल रहता है, इसके अंदर में क्या होता है, न्यूट्रिशन रहता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इंडोस्पर्म में भी न्यूट्रिशन था, कॉटिलेडन में न्यूट्रिशन था, बिल्कुल हम बता रहे हैं, अभी दोनों का फंक्शन बता रहे हैं, काम कहाँ पे कौन से यूज हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो कॉटिलेडन तो समझ में आ चुका है। तुमसे पूछेगा सर मोनोकॉट क्या होता है, तुम बोलोगे सिंगल कॉटिलेडन, एग्जाम्पल सर मेज दे देना। डाइकॉट पूछेगा क्या होता है, सर इसमें दो कॉटिलेडन होता है, एग्जाम्पल सर पी, ग्राम, बीन, ये ऑप्शन दे देना, ठीक है, एग्जाम्पल दे देना। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अब बात करते हैं किस बारे में, ठीक है, देखो ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज देखो, ध्यान दो। तो हम लोग बात की यहाँ पे मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन का, ठीक है, मोनोकॉट डाइकॉट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं किसका, एक होता है हम लोग का सीड जो होता है, ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। सीड जो होता है ना, ठीक है, वो वेरी इन साइज होता है, वो कैसा होता है, वेरी इन साइज, मतलब सीड का जो साइज और शेप होता है, ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स के अंदर में अलग अलग तरह के सीड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है सीड का, अलग अलग तरह का शेप हो सकता है और साइज हो सकता है। जैसे तुम देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, तुम देखोगे कभी कभी एक होता है बहुत छोटा सा सीड, वेरी स्मॉल सीड, ठीक है, वेरी स्मॉल, कैसा सीड्स होता है, जैसे तुम बात करोगे ऑर्किड्स, ठीक है, जो ऑर्किड्स होता है, या फिर इसमें पॉपी सीड होता है, या फिर पॉपी सीड, ठीक है, ऑर्किड का सीड होता है या फिर तुम्हारा पॉपी सीड्स होता है ना, इनमें क्या होता है ना, इनमें क्या होता है, तुम इनके सीड्स को, इनका सीड इतना छोटा होता है जिसको तुम खुले आंखों से एकदम देख नहीं पाओगे, बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा देखने में, बहुत बेरली तुम देख पाओगे उसको, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जल्दी विजिबल नहीं होता है, क्योंकि इतना छोटा होता है, इतना छोटा सीड होता है इनका, क्योंकि इनके सीड को ना तुम सही से पकड़ नहीं पाओगे, ठीक
ठीक है, सही से ये तुम इसको कलेक्ट नहीं कर पाओगे इन सीड्स को, क्योंकि बहुत छोटा होता है, एकदम पाउडरी लाइक होता है। ठीक है, तो याद रखना जिन सीड्स का क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है, जिसको खुले आंखों से नेकेड आई से तुम विजिबल नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो सीड्स को हम लोग बोलते क्या है, ऑर्किड या फिर पॉपी सीड्स। ठीक है, और ऑर्किड और पॉपी सीड्स का सीड याद रखना बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर हम बात करें सर, अगर हम बात करें क्या, क्विट लार्ज, कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं फ्रूट्स के अंदर में जो थोड़ा सा बड़े होते हैं, थोड़ा सा क्विट लार्ज होते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू पॉपी एंड ऑर्किड सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्विट लार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा होगा उससे। जैसे कि अगर बात करेंगे क्या, जैसे तुम्हारा वाटरमिलन, ठीक है, तरबूज तुम लोग खाते हो, तुम लोग को मालूम भी होगा, देखे भी होगे। ठीक है, वाटरमिलन, पम्पकिन होता है। ठीक है, इन लोग के पास जो सीड्स होता है ना, वो हल्का सा क्विट लार्ज होता है। जैसे तुम बात करो मैंगो का, ठीक है, तो ये सब जो मैंगो सीड है, ये सब तुम खुले आंखों से देख सकते हो, ये विजिबल है, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और हम बात करेंगे क्या, लार्जेस्ट सीड का, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा सीड। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, सबसे स्मॉलेस्ट सीड तो ऑर्किड एंड पॉपी सीड, उससे थोड़ा सा बड़ा क्विट लार्ज सीड्स वाटरमेलन, पम्पकिन, मैंगो सीड, और भी बहुत बड़ा लार्जेस्ट सीड्स का एग्जाम्पल पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, कोकोनट। ठीक है, कोकोनट, याद रखना कोकोनट जो होता है ना, वो सबसे लार्जेस्ट सीड होता है। ठीक है, कोकोनट एक सीड होता है, याद रखना। तुम लोग देखना कभी कभी जब हम लोग कोकोनट का प्लांट को जब हमको लगाना होता है ना, तो जब मार्केट में जाना, ठीक है, मार्केट में जाके खरीदना इसको, ठीक है, जब परचेज करना तो देखना वहाँ पे ना एक बड़ा सा कोकोनट मिलेगा तुमको, और उसमें से क्या रहेगा, एक बड़ा सा प्लांट निकला होगा, उसमें इमर्ज रहता है वहाँ से। ठीक है, तो याद है कोकोनट जो होता है ना, वो कोकोनट वो क्या होता है, एक सीड ही है। ठीक है, तुम जाके उसको डायरेक्ट सॉइल में लगा दोगे ना, तो वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना। तो कोकोनट क्या हो गया सर, जो हम लोग नारियल खाते हैं ना सर, वो भी क्या है, एक लार्जेस्ट सीड है। ठीक है, और भी एक डबल कोकोनट भी होता है, याद रखना। ठीक है, तुम शायद देखे नहीं होगे डबल कोकोनट, इसका डायग्राम कभी दिखा देंगे हम। ठीक है, डबल कोकोनट, ठीक है, ऐसा होता है डबल कोकोनट, ऐसे टाइप का होगा। ठीक है, ये क्या होता है, डबल कोकोनट होता है। सर मैं तो ये क्या हो गया हम लोग का, इसको हम लोग क्या बोले, लार्जेस्ट सीड बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा सीड होगा इसका। ठीक है, लेकिन देखो सीड का चाहे शेप, साइज, ठीक है, ये सब वेरी करेगा, लेकिन उसका जो बेसिक बनावट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सारा सेम ही रहता है सब। सीड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ सीड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड का क्या होता है, दो टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है, एक होता है मेरे पास, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एल्बुमिनस सीड। ठीक है, लिखते हैं, ठीक है, फाइनल मैसेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, यहाँ पे एक होता है मेरे पास एल्बुमिनस सीड, और एक होता है मेरे पास, ठीक है, नॉन एल्बुमिनस सीड। क्या होता है हम लोग के पास, नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, तो सीड याद रखना दो टाइप का होता है, किस बेसिस पे, एंडोस्पर्म के बेसिस पे। ठीक है, एंडोस्पर्म तुम लोग बता चुके क्या होता है, अभी बताया। एंडोस्पर्म वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में फूड मटेरियल स्टोर रहता है, उस बेसिस पे हम लोग सीड को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक होता है एल्बुमिनस, एक होता है नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, अब आओ बात करते हैं हम लोग एल्बुमिनस सीड का। ठीक है, देखो एल्बुमिनस सीड क्या होता है, पहले एल्बुमिनस सीड को क्या के नाम से जानते हैं वो देखो, एल्बुमिनस सीड, या फिर इसको हम लोग बोलते क्या है, एल्बुमिनस सीड को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड। क्या नाम से जानते हैं इसको हम लोग, इंडोस्पर्मिक सीड, याद रखना। तो एल्बुमिनस सीड मतलब किसका बात हो रहा है यहाँ पे, एंडोस्पर्मिक सीड का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एल्बुमिनस सीड या फिर इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है,
ठीक है, देखो कुछ सीड ऐसा होता है, ठीक है, चाहे तुम्हारा मोनोकॉट हो चाहे तुम्हारा डाइकॉट हो, दोनों में ही होता है, याद रखना। होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है कि यहाँ पे कुछ सीड ऐसा होता है कि इसमें जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए, उसको न्यूट्रिशंस देने के लिए यहाँ पे जो फूड कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो जो फूड कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में फूड प्रेजेंट रहता है, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, इंडोस्पर्म रहता है। वो यहाँ पे क्या होता है, इंडोस्पर्म रहता है, ठीक है, इंडोस्पर्म रहता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे कॉटिलेडन नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे कॉटिलेडन जो होता है ना, यहाँ पे कॉटिलेडन में यहाँ पे फूड नहीं रहता है, यहाँ पे कॉटिलेडन में फूड नहीं रहता है। यहाँ पे इन सीड के अंदर में सारा फूड मटेरियल कहाँ पे रहता है, इंडोस्पर्म के अंदर में ही रहता है, ठीक है। सारा फूड मटेरियल जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट के लिए जो सारा फूड मटेरियल होता है वो कहाँ 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 पे स्टोर रहता है हम लोग का, कॉटिलेडन में ना होकर के वो कहाँ पे रहता है, इंडोस्पर्म में रहता है। इसीलिए क्या होता है ना, इसीलिए क्या होता है ना कि जो कॉटिलेडन होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है। यहाँ पे कॉटिलेडन होता है, हम ये नहीं बोलेंगे कॉटिलेडन नहीं होता है, कॉटिलेडन होगा, लेकिन कॉटिलेडन कैसा होगा, स्मॉल एंड थिन होगा, स्मॉल होगा, छोटा सा होगा, और थिन होगा, लेस डेवलप्ड होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में फूड नहीं रहता है, वो श्रिंक रहता है वो, ठीक है, वो क्या रहता है, श्रिंकेज फॉर्म में रहता है, श्रिंक रहता है। लेकिन याद रखना, ठीक है, लेकिन याद रखना सारा फूड मटेरियल कहाँ है सर, इंडोस्पर्म में है। तो सारा फूड मटेरियल जब इंडोस्पर्म में रहेगा तो इंडोस्पर्म का साइज कैसा होगा सर, बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें फूड मटेरियल स्टोर है, इंडोस्पर्म साइज में क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा सीड जहाँ पे फूड मटेरियल उसके कॉटिलेडन में ना होकर के सारा फूड मटेरियल कहाँ पे स्टोर है, उसका इंडोस्पर्म में स्टोर है। तो ऐसे सीड में क्या होता है, जो कॉटिलेडन होगा वो थिन एंड स्मॉल होता है, एंड इंडोस्पर्म वेरी बिग एंड लार्ज एंड फ्लेशी एंड थिक होता है, बड़ा होता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन सीड्स के अंदर में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो उसको न्यूट्रिशन देता रहता है, याद रखना। तो एल्बुमिनस सीड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडोस्पर्मिक सीड बोला है, तभी तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडोस्पर्मिक सीड, जहाँ पे इंडोस्पर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे इंडोस्पर्म होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, लिख लो इसके बारे में, डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज द साइज ऑफ कॉटिलेडन, डिक्रीज द साइज ऑफ कॉटिलेडन, डिक्रीज द साइज ऑफ कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन का साइज यहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, जो इंडोस्पर्म होगा वो कैसा होगा, थिक एंड कैसा होगा, थिक एंड लार्ज इंडोस्पर्म होगा, लार्ज इंडोस्पर्म होगा, थिक एंड लार्ज इंडोस्पर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे फूड मटेरियल स्टोर है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दो चीज़ होगा, एक होगा हम लोग का मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल देंगे, मोनोकॉट का भी देंगे और डाइकॉट का भी देंगे। मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा क्या, ठीक है, पल्म, ठीक है, पल्म, और हम लोग का सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स मतलब जो अनाज होता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स। अच्छा, इसका और एक एग्जांपल ले लो, डाइकॉट एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल ले लो, डाइकॉट एल्बुमिनस सीड, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉपी एंड कस्टर्ड एप्पल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉपी एंड कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा खाते हो ना तुम लोग, वही है, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग बात की एल्बुमिनस सीड का, अब हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड का, ठीक है। हम लोग इंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड को दो टाइप में डिवाइड किया ना, तो एल्बुमिनस हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग फाइनली देखना है क्या, नॉन एल्बुमिनस सीड। देखो नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और बहुत नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड को हम लोग और बहुत नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। देखो यहाँ पे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड मतलब यहाँ पे इंडोस्पर्म कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा फूड मटेरियल कहाँ होगा, सबका सब कॉटिलेडन में, एकदम अपोजिट होगा यहाँ पे, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, नॉन इंडोस्पर्मिक। तो इंडोस्पर्म यहाँ पे श्रिंक रहता है,
एंडोस्पर्म यहाँ पे श्रिंक रहता है, एंडोस्पर्म यहाँ पे छोटा सा रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चूंकि वहाँ पे फूड मेटल तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे वो श्रिंक फॉर्म में रहता है, ठीक है, इसको वहाँ पे कोई काम नहीं रहता, बस वो श्रिंक रहता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम इसका डिटेल नहीं बता सकते, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न है, ठीक है, इसका रीज़न है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है, बस तुम लोग को इतना ही जानना है कि एक ऐसा सीड जहाँ पे कॉटिलेडन क्या होगा, यहाँ पे कॉटिलेडन के अंदर सारा फूड मेटल स्टोर होगा, और जिसका जो एंडोस्पर्म होगा ना काफ़ी छोटा, थिन एंड स्मॉल होगा, ठीक है, लेस डेवलप्ड होगा, बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, क्योंकि सारा फूड मेटल कहाँ पे आ चुका है, उसी कॉटिलेडन में आ चुका है, ठीक है, और कॉटिलेडन में आ जाने की वजह से क्या होता है, कॉटिलेडन का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये कॉटिलेडन क्या करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको नरिशमेंट देगा, ठीक है, उसको नरिशमेंट देगा। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल का। तो देखो नॉन एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो है, ठीक है, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको और एक नाम से क्या जानते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड, एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे सर होगा क्या, साइज ऑफ कॉटिलेडन, साइज ऑफ कॉटिलेडन, साइज ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है, साइज ऑफ कॉटिलेडन यहाँ पे क्या होगा, जब इन लार्ज होगा, मतलब एरो ऊपर का मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एरो ऊपर का मतलब क्या है, इंक्रीज, साइज ऑफ कॉटिलेडन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे साइज कॉटिलेडन बहुत बड़ा होगा, इन लार्ज होगा, ठीक है। और क्या होगा सर, यहाँ पर एकदम थिन स्मॉल एंडोस्पर्म होगा, थिन और ठीक है स्मॉल एंडोस्पर्म होगा, स्मॉल एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख लो, इसका एग्जांपल क्या होगा, पहले हम लोग देते हैं मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट, मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनस सीड का ऑर्किड्स, ठीक है, और हम लोग का एक एग्जांपल है वेलिसनेरिया, ठीक है, वेलिसनेरिया, ठीक है, वेलिसनेरिया। और दूसरा क्या है हम लोग का, डाइकॉट एक्स एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल क्या आ जाएगा, ठीक है, डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट वहाँ पे तुम लोग ऐड कर लेना, एक्स एल्बुमिनस सीड है, ठीक है, मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल दे दिया, डाइकॉट एक्स एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल, ग्राम और पी, ग्राम और पी, ये क्या हम लोग का डाइकॉट, ठीक है, एक्स एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, सीड्स का हम लोग दो टाइप देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक्स, ठीक है, हम लोग का जो चल रहा था क्या, सीड एंड जर्मिनेशन, ठीक है, सीड एंड जर्मिनेशन वाले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखो आज हम लोग सीड्स का कुछ पोर्शंस बचा हुआ है, उसको हम लोग आगे फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग समझते हैं, हम लोग को आज समझना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज, ठीक है। देखो हम लोग बात की थे नेक्स्ट क्लास में सर किसके बारे में, डाइकॉट सीड के बारे में, ठीक है, डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड, ठीक है। अब ये जो डाइकॉट सीड्स का एग्जांपल लिए थे बच्चों, इसमें हम लोग क्या बात किए थे, इसमें हम लोग लिए थे बीन सीड, बीन सीड, ठीक है, बीन सीड लिए थे। देखो बीन सीड में, ठीक है, बीन सीड क्या है, एक डाइकॉट सीड है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, दो कॉटिलेडेंट्स होगा, क्या होगा यहाँ बच्चों, टू कॉटिलेडेंट्स, ठीक है। देखो बीन सीड जो होता है ना, यहाँ बीन सीड अगर बात करेंगे तो बीन सीड का बहुत सारा टाइप होगा, तुम लोग खाते हो, ठीक है, सीड के बारे में तो आइडिया होगा ही, जैसे एक होता है तुम्हारा ब्रॉड बीन, ठीक है, ब्रॉड बीन, और क्या होता है लीमा बीन, लीमा बीन, ठीक है, फ्रेंच बीन, ये हम लोग खाते हैं ज़्यादातर, फ्रेंच बीन, ठीक है, फ्रेंच बीन, ठीक है। तो ये सारा सब का सब क्या है सर, सभी का सभी क्या है, डाइकॉट सीड है, सभी का सभी बीन सीड्स है, ठीक है। लेकिन ये जो अलग अलग टाइप का बीन सीड्स है, लीमा बीन है, ब्रॉड बीन है, फ्रेंच बीन है, ठीक है, इनका जो बात करेंगे अगर हम बात, सभी सीड्स का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो जनरल स्ट्रक्चर होगा सभी सीड्स का क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। सभी देखने में कैसा लगेंगे, सभी किडनी शेप के होंगे, कैसे होंगे बच्चों, इसका शेप कैसा होगा, किडनी शेप होगा, ठीक है, किडनी शेप्स का होगा।
किडनी शेप्स मतलब सर हो गया, किडनी शेप्स अगर हम बात करें, देखो अभी डायग्राम में समझाते हैं तुम लोग को किडनी शेप्स कैसा होगा, ठीक है। देखो किडनी शेप्स अगर शीट बनाएंगे हम लोग तो कैसा दिखेगा वो, ऐसा दिख रहा है सबको, देखो साफ साफ दिख रहा है ना किडनी शेप। किडनी देखो ना, ह्यूमन के अंदर में किडनी देखो ना, दो होता है, ऐसे ऐसे ही होता है किडनी, ठीक है। तो किडनी शेप है। और यहाँ पे तुम जो सीट देख रहे हो ना, ये तुम्हें क्या एक साइड व्यू है, ये वाला जो सीट्स है ना, ये हम लोग का साइड व्यू है। इस तरह से क्या होगा सीट्स में, ऐसे से शेडो वगैरह इसमें क्या होगा, डॉट डॉट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब तुम अगर इसको अगर फ्रंट व्यू देखोगे, सामने से देखोगे, तो सामने से सीट्स कैसा दिखेगा तुमको, ऐसा दिखेगा। इसी सीट्स को अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे सामने से, तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये सीट्स है, समझ में आ रहा है। तो ये सभी के सभी जितने भी सीट्स है, चाहे वो ब्रॉड बीन हो, चाहे लिमा बीन हो, चाहे फ्रिंज बीन हो, सभी के सभी कैसे होंगे, किडनी शेप्स के होंगे, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है तुमको। देखो ये जो हम लोग का ना, ये जो हम लोग का डाइकोट सीट है, बिन सीट है, ठीक है। इसका ये वाला जो साइड है जिसमें हल्का सा क्या है, तुमको गड्ढा दिख रहा है, कॉन्केविटी, ठीक है। दिस इज अ कॉन्केव साइड, कॉन्केव साइड ऑफ ए सीट, ठीक है। और ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। पढ़े हो ना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये सब तुम लोग पढ़े होगे ना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो कॉन्वेक्स साइड हो गया सर, ये हम लोग कॉन्केव साइड हो गया सीट्स का। अब हम लोग फाइनली देखते क्या है, सीट्स के प्रोटेक्शंस का बात करते हैं, ठीक है। आज हम लोग अपने टॉपिक पर देखेंगे क्या, सीट्स प्रोटेक्शंस का। देखो सीट प्रोटेक्शंस क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले फर्स्ट हम लोग को बनाना है यहाँ पे सीट्स का एक अच्छा सा डायग्राम, एंड देन उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। फाइनली यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ चलो यहीं पे देखता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, सीट्स है। हम लोग दो व्यू देखेंगे, क्योंकि कुछ डायग्राम जो होगा हम लोग को वो साइड व्यू से समझने में हेल्प करेगा, और कुछ डायग्राम जो होगा सीट्स का वो हम लोग का, ठीक है, सामने से तुमको दिखेगा, फ्रंट व्यू से पता चलेगा, ठीक है। जब तुम उसको एकदम फ्रंट से देखोगे कैसा दिखेगा वो, ऐसे सामने से, ठीक। दोनों डायग्राम बना लेते हैं, जिसका भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, ये हम लोग का सीट है। अब देखो सीड्स का जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले कोटिंग का। देखो सीड के चारों तरफ पहले क्या है, कवरिंग है, ठीक है। कवरिंग मतलब क्या है, कोई ऐसा चीज़ जो सीट के चारों तरफ उसको कवर कर घेर रहा है, सराउंड कर रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवरिंग है सीट के चारों तरफ, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोटिंग। क्या टर्म यूज़ करते हैं हम लोग बच्चों, कोटिंग, सीट कोट। क्या बोलेंगे, सीट कोट। सीट के चारों तरफ क्या होता है, सीट कोट होता है। सीट के चारों तरफ सीट का कवरिंग है, कोट मतलब एक लेयर कोट, ठीक है। सर मैं अब देखो यहाँ पे समझो हम क्या बोलना चाहते हैं। सर सीट का जो कोटिंग है यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक होता है मेरे पास, एक होता है आउटर कोटिंग, आउटर सीट कोट, ठीक है। एक होता है आउटर सीट कोट, और एक होता है मेरे पास क्या, इनर सीट कोट, इनर सीट कोट, ठीक है। आउटर सीट कोट और एक इनर सीट कोट। आउटर सीट कोट जो होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा, ठीक है। टेस्टा, ठीक है। टेस्टा जो होता है ये सबसे बाहर की तरफ वाला कवरिंग है, ठीक है। टेस्टा जो है सबसे हम लोग का बाहर की तरफ का कवरिंग है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर आउटर सीट कोट मैंने दिखाया तुम लोग को टेस्टा, ठीक है। आउटर मोस्ट हार्ड, और ये बहुत हार्ड होता है, यहाँ तक बहुत हार्ड होता है, ठीक है। सीट को तुम बाहर से अगर उसके सरफेस को टच करोगे तो बहुत हार्ड दिखेगा तुमको, ठीक है। एंड ब्राउनिश कवरिंग होता है। कैसा होता है ये हम लोग का, ब्राउनिश कवरिंग, ठीक है, ब्राउनिश कवरिंग, ओके। और इसका काम क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग कवरिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्टर जो कि हर सबसे बाहर की तरफ है, हार्ड है और ब्राउनिश कवरिंग है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये इनर जो होता है, इनर सीट मतलब टेस्टा के बाद, ठीक है। टेस्टा है सबसे मान लो बाहर की तरफ, क्या है हम लोग का, ये टेस्टा है हम लोग का सबसे बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्टा के ठीक अंदर वाला, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वाला जो एक लेयर होगा जिसको वाइट से दिखा रहे हो, समझ क्या है, ये लेयर पूरे सरफेस पे होगा, ऐसे समझ रहे हो ना, समझ रहे हो बोलने का मतलब। तो इनर जो कोट होगा ना, जो टेस्टा के बाद होगा, ठीक है, अंदर की तरफ से, ठीक है, वो क्या होगा हम लोग का, टेगमेन का होगा, टेगमेन का। तो आउटर कोट टेस्टा जो कि हार्ड है, ब्राउनिश है, और टेगमेन जो है वो ज़्यादातर देखा गया में जनरली क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। अच्छा तो सर दो कोटिंग हो गया ना, एक बाहर का कोटिंग हो गया, एक अंदर कोटिंग हो गया। तो आउटर कोट
टेस्टा अंडरकोड टेगमेंट, ठीक है। अंडरकोड कैसे होता है बच्चों, इसको बोलते हैं टेगमेंट बोलते हैं, जो टेस्टा के बाद होगा, याद रखना नेक्स्ट टू टेस्टा होगा। ओके सर मैं एंड इसका काम क्या होता है, देखो कवरिंग है, कोटिंग है, तो क्या होगा ये प्रोटेक्शंस करेगा, ठीक है। किसका प्रोटेक्शंस करेगा, ठीक है, तुम लोग बताए हुए थे जो सीड है अंदर में बहुत सारे डेलिकेट पार्ट है, अंदर में कॉटिलेडन है, ठीक है, अंदर में क्या है इसके पास एंडोस्पर्म है, अंदर में क्या है इसके पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो छोटे छोटे एम्ब्रियो वगैरह बनेगा, तो क्या होगा एम्ब्रियो जब ड्यूरिंग अभी तो जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन के समय क्या होगा, जब अंदर की तरफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उस समय क्या होगा, उसका जो प्रोटेक्शन करेगा वो कौन करेगा, इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ का क्या होगा कवरिंग सीट का। सर मैडम बोलेंगे मतलब, तो हम बोल सकते हैं जो इनर डेलिकेट पार्ट होता है, ठीक है, जो इनर डेलिकेट पार्ट होता है, आउटर कोट का यहीं पे फंक्शंस लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ चल नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इसका। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा देखो इसमें, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ठीक है, टेस्टा का काम क्या होता है, टेस्टा का हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है, टेस्टा का हम लोग फंक्शन देख रहे हैं। तो टेस्टा का काम बच्चों होता है, ठीक है, ये क्या करता है हम लोग को, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्या चीज़ से किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इनर डेलिकेट पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। अगर एग्जाम में आता है बस इतना ही लिखना है तुमको, प्रोटेक्ट करता है क्या, इनर डेलिकेट पार्ट, डेलिकेट मतलब जो बहुत वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है, ठीक है, जिसको किसी का सहारे का जरूरत होता है, ठीक है, जिसको किसी का जरूरत होता है। समझ में आ रहा बोलेंगे मतलब, समझ में आ रहा ना। जैसे देखना हम लोग बॉडी के अंदर में क्या है, बहुत सारा ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, तो वो सब क्या है हम लोग का ऑर्गन है, ठीक है। तो उन ऑर्गन के चारों तरफ क्या है, वो एक डेलिकेट ऑर्गन है, उनके चारों तरफ क्या है, एक प्रोटेक्शन है, किस चीज़ का, रिब्स का, हड्डी का, बोन्स का कवरिंग है, ठीक है। रिब केज है, देखना लंग्स के चारों तरफ क्या होता है, रिब केज होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो सारे ऑर्गन्स डेलिकेट होते हैं, ठीक है, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। तो किसी भी डेलिकेट पार्ट के तरफ क्या होता है, चारों तरफ प्रोटेक्शंस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है सर, यहाँ पे कौन कर रहा है हम लोग का, टेस्टा कर रहा है सर, प्रोटेक्ट इनर डेलिकेट पार्ट, ठीक है, ऑफ सीड का। क्लियर है। दूसरा चीज़ का काम क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तुमको मालूम है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जो कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है, हो सकता है अगर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो वो अटैक कर देंगे, ठीक है, सीट के अंदर रहने लगेंगे, सीट के अंदर अपना जगह बना लेंगे, उस जगह को डैमेज करेंगे, खराब करेंगे, सीट डैमेज करेंगे, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्शन से कौन बचा रहा है, ठीक है, ये टेस्टा बचा रहा है, ठीक है, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो ये हम लोग का टेस्टा है वो क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है अटैक ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये प्रिवेंट का रोक रहा है ना, प्रिवेंट द अटैक ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। फंगी भी एक ऑर्गेनिज्म है, फंगी के अटैक से बचा रहा है, ठीक है ना, फंगी के अटैक से बचा रहा है, और भी कुछ अदर इंसेक्ट्स हो सकता है, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह हो गया, ठीक है, इंसेक्ट तो हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है सर। मैं तो ये क्या हो गया हम लोग का सब क्या होगा, टेस्टा का फंक्शंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं टेगमेन का फंक्शंस, ठीक है। चलो टेगमेन का फंक्शन क्या करता है, टेगमेन का क्या कर इसका काम क्या होता है, ये इनर डेलिकेट पार्ट को कवर करता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ होता है, ठीक है। टेगमेन जो होता है ना वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, ठीक है। तो टेगमेन जो होता है हम लोग का, टेगमेन जो होता है, ठीक है, वो क्या है, इनर की तरफ है ना, अंदर के साइड है, टेक्स्टा के बाद है, ठीक है, अंदर के बाद है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनर, ठीक है, डेलिकेट पार्ट को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है सर। मैं एक तरह से बोल सकते हो कि जो टेस्टा होता है वो टेगमेन का भी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि टेस्टा के ऊपर में क्या होता है, सॉरी टेगमेन के ऊपर में क्या होता है, टेस्टा होता है, तो टेस्टा टेगमेन का भी प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो बाहर का कवरिंग है वो सबके लिए है, और जो सबके लिए होता है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर का जो मेन किसी भी चीज़ को जो फेस करना है, ठीक है, वो कौन है, टेस्टा बाहर की तरफ है ना। तो टेस्टा बहुत सारे इन्वायरमेंट के अंदर में बहुत सारे अटैक को क्या करेगा, वो फेस करेगा। तो उन सारे फेस को बचने के लिए, उन सारे फेस से, ठीक, उन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए टेस्टा को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। अगर टेस्टा वीक रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही टेगमेन बचेगा, ना ही तुम्हारा अंदर का डेलिकेट पार्ट बचेगा, समझ में ना। इसीलिए टेस्टा को टफ क्यों बनाया, क्योंकि इन्वायरमेंट में कई सारे प्रॉब्लम जो कई सारा जो अटैक है, ठीक है, उसको उससे बचने के लिए, ठीक है, उसके प्रोटेक्शंस के लिए टेस्टा को क्या बनाया गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया, काफ़ी उसको टफ बनाया गया, ताकि उसके ऊपर किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज़ का इफेक्ट कम से कम पड़े, ठीक है, इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे। सर मैं चलो आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोग टेगमेन टेस्टा देख चुके हैं हम लोग। और देखो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग यहाँ समझना क्या हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम लोग अभी देखो सीट मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, जब मैंने सीट यहाँ पे बनाया था ऐसा भी देखो एक बड़ा सा सीट मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, ये सीट है ना। और सीट में क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा ओवल शेप का, यहाँ पे कैसा होगा, एक ओवल शेप का एक स्कार होगा। स्कार का मतलब होता है एक स्पॉट, एक धब्बा,
ठीक है। एक ऐसा क्या होगा यहाँ पे सीट के ठीक बीच में जहाँ पे कॉन्केव साइड है, देखो ये सीट का क्या है सर, दिस इज कॉन्केव साइड है, क्योंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं। अगर इसको ऐसे दिखाए तुमको, ठीक है, देखो ये सीट है हम लोग का, ये सीट है ना, तो देखो ये क्या है सर, कॉन्केव साइड है, ये क्या है कॉन्वेक्स है। तो कॉन्केविटी जहाँ पे सीट का कॉन्केविटी, वहाँ पे क्या होगा, एक स्पॉट्स लाइक होगा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये दिस इज स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा शेप का है, ये ओवल शेप का है, ठीक है, ओवल शेप का है, ठीक है। ये क्या, इसको हम लोग स्कार भी बोल सकते हैं। स्कार का मतलब होता है एक धब्बा, कोई स्पॉट लाइक, ठीक है, स्पॉट है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे सर, कॉन्केव साइड में, कॉन्केव साइड सब लिख देते हैं यहाँ पे, कॉन्केव साइड में, ठीक है, सब एग्जाम में आता है। कॉन्केव साइड और साइड में क्या है, यहाँ पे एक ओवल या स्कार स्पॉट्स है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में, हाइलम क्या होता है, तो क्या बोलोगे, हाइलम क्या बोलोगे इसको। एक हम लोग का जो कॉन्केव साइड ऑफ सीड है, वहाँ पे एक स्पॉट्स है जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा हाइलम है ना, यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये हाइलम क्या करता है ना, ये सीड को, ठीक है, ये सीड को क्या करता है, अटैच करवाता है, ठीक है। ये सीड्स को अटैच करते हैं किससे, फ्रूट वॉल से। तो तुम बात करो थोड़ी देर के लिए, तुम लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है, जब याद है तुमको पढ़ाए थे तो उस समय बताया था क्या, मान लो ये सीड है, ठीक है, ये सीड यहीं पे दिखा देते हैं, ये मान लो कि हम लोग का, ये हम लोग का फ्रूट वॉल है, ये क्या हम लोग का फ्रूट वॉल है। तो सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, सॉरी ओविल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड में चेंज हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट्स देख रहे हैं। तो हम लोग अब किसका बात करेंगे, अब लोग ओविल की बात नहीं करेंगे, अब ना हम लोग सीड्स का बात करेंगे। तो ओविल जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज होता है सीड में, तो ये जो सीड है ना, और ये क्या हम लोग का ओवरियन वॉल, और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्रूट वॉल में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हम लोग का फ्रूट वॉल है, ठीक है, ये फ्रूट वॉल है। और ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर का मैं यहाँ पे जो मैंने दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वॉल है, किसका है, फ्रूट का वॉल है। और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो फ्रूट वॉल से ये क्या हम लोग का, ये देखो ये क्या हम लोग का हाइलम है, ये सीड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सीड और जो सीड के बीच में यहाँ पे कनेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सीड होता है ना, अगर ओविल का तुम लोग स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे, तो ओविल क्या था, यहाँ पे ऐसे प्लेसेंटा से अटैच था, ओविल जो था यहाँ पे ऐसे प्लेसेंटा से अटैच था, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोले थे, प्लेसेंटा बोले थे। तो ओविल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच है, और प्लेसेंटा क्या है, फ्रूट वॉल से अटैच है। ये क्या हम लोग का फ्रूट वॉल है, ठीक है। समझ लो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ओविल है जो आगे चल के सीड बनाता है। ओविल जो है वो किससे अटैच है, ठीक है, ओविल तो किससे अटैच है, फ्रूट वॉल से। लेकिन इसको अटैच कौन करवा रहा है, यहाँ पे देखो बीच में कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लासेंटा, ठीक है। तो प्लासेंटा जो है ना, जो ओव्यूल होता है ना, जो है सॉरी जो सीड्स होता है, जो सीड्स होता है वो अटैच रहते हैं फ्रूट वॉल से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द प्लासेंटा। लेकिन देखो जो प्लासेंटा है उससे पहले भी एक स्ट्रक्चर है सीड में, कौन, देखो यहाँ पे ये सीड है ना, सीड में यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा सर, हाइलम होगा, देखो ना। तो हाइलम क्या है, हाइलम ही मेनली क्या करवा रहा है, सीड जो होता है वो फ्रूट वॉल से कैसे अटैच है, सीड जो है वो फ्रूट वॉल से कैसे अटैच है, प्लेसेंटा की मदद से। लेकिन प्लेसेंटा से भी पहले कौन है जो सीड्स को कनेक्ट कर फ्रूट वॉल से, हाइलम है। तो देखो यहाँ पे हाइलम है, हाइलम से कौन है कनेक्टेड, प्लासेंटा, और फिर प्लासेंटा क्या है, फ्रूट वॉल से कनेक्टेड है। तो बोल सकते हो क्या, एक तरह से बोल सकते हो कि जो हाइलम होता है ना, जो हाइलम है क्या कर रहा है ये हम लोग का, ठीक है, ये ओव्यूल या फिर सीड्स बोल सकते हो, ठीक है, को अटैच करवा रहा है। तो ओव्यूल को क्या कर रहा है, ओव्यूल से अटैच करवा रहा है थ्रू प्लासेंटा। तो प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा जो है वो ओव्यूल को फ्रूट वॉल से अटैच कर रहा है, लेकिन ठीक है, ये अटैचमेंट में हेल्प कौन कर रहा है, ये अटैचमेंट कौन है, हाइलम ही जो है, हाइलम वो स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा को, जो ओव्यूल को फ्रूट वॉल से अटैच कर रहा है, लेकिन वो जुड़ा हुआ किसके साथ है, प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। तो प्लासेंटा से कनेक्टेड हो गया याद रखना हाइलम, और ये हाइलम क्या कर रहा है मेरा हम लोग का, प्लासेंटा के थ्रू। लेकिन देखो हाइलम को भी जरूरत है किसका, प्लासेंटा का। विदाउट प्लासेंटा क्या कर सकता है, ओव्यूल को या क्या तुम्हारा जो सीड्स को फ्रूट वॉल से अटैच नहीं करवा सकता है। तो समझ में आ गया, हम लोग हाइलम देख चुके हैं, हम लोग हाइलम देख लिया। अब और एक चीज़ हम लोग और देखना है, वो क्या हम लोग का, वो देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो हाइलम जो तुम देखना है यहाँ पे, ठीक है। हाइलम के ऊपर देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया तुमको, यहाँ पे ये देखो हाइलम है, ये हाइलम देखो, ये हाइलम हम लोग का ना, ठीक है। तो ये जो हाइलम है ना, इसी हाइलम के एकदम इसी के पास में, ठीक है, इसी के बोल सकते हो एकदम क्लोजली, ठीक है, वहाँ पे क्लोज, वहाँ पे जहाँ पे हाइलम है ना, वहाँ पे उसी से क्लोजली एसोसिएट रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे ऐसा, अगर इसको हम यहाँ पे से दिखाएंगे तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक ओपनिंग होता है, ठीक है। इस यहाँ पे एक बोल सकते हो हाइलम के पास ही थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है, हल्का सा ऊपर की तरफ में क्या होगा, एक ओपनिंग होगा। इस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे भी क्या है, ये वाला माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल। अब बोलो सर माइक्रोपाइल का काम क्या होता है, माइक्रोपाइल का काम क्या था, याद आ रहा है तुमको, जब फर्टिलाइजेशन से पहले तुम लोग पढ़ाए थे, फर्टिलाइजेशन से पहले जब फर्टिलाइजेशन मतलब नहीं हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था फर्टिलाइजेशन के लिए। तो पॉलन ट्यूब का, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है कि ये हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तुमको बताए थे, पॉलन ट्यूब जब एंट्री कर रहा था, ठीक है,
पॉलन ट्यूब जब क्या कर रहा था, ओव्यूल के अंदर में आ रहा था, तो कैसे एंट्री कर रहा था वो ओव्यूल के अंदर में? माइक्रोपाइल के थ्रू। याद आ रहा? माइक्रोपाइल के थ्रू याद आ रहा? माइक्रोपाइल का ओपनिंग था वहाँ पे, उसी माइक्रोपाइल के थ्रू क्या हो रहा, ओव्यूल जो था, जो पॉलन ट्यूब था, वो एंट्री कर रहा था ओव्यूल के अंदर में, ठीक है, फाइनली वो एम्ब्रियो सैक के अंदर में पहुंच रहा था। तो याद रखना, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होता है जहाँ पे ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में मदद करता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या करता है ये, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब का एंट्री करवा रहा है, ठीक है। क्या किसका फंक्शन है सर, ये हाइलम का है, सॉरी माइक्रोपाइल का, माइक्रोपाइल का है, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोपाइल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ माइक्रोपाइल, हम क्या बोले थे, माइक्रोपाइल का क्या हो गया हम लोग का, दो फंक्शंस हो गया, ठीक है। माइक्रोपाइल का फंक्शंस क्या हो गया, ठीक है, माइक्रोपाइल का बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या है, माइक्रोपाइल का, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ओनली वन फंक्शंस, वो है हम लोग का क्या, हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री में कौन मदद करता है हम लोग का, माइक्रोपाइल, ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया है, ओवल चेंज हो गया किस में, सीड में, ओवल चेंज हो गया फ्रूट में, तो इसका क्या है, टू फंक्शंस है, ठीक है, टू फंक्शंस है, दो फंक्शंस क्या है, पहला फंक्शंस क्या है, ठीक है, सीड जो होता है ना, सीड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है क्या सर, वाटर, सीड एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है। समझ में आया? तुमको मालूम है जब जर्मिनेशन होता है, ठीक है, एट द टाइम जर्मिनेशन तुम क्या किया, सीड्स को कहाँ डाले, सॉइल के अंदर डाल दिया, क्यों, क्योंकि उसमें क्या करना है हमको, ठीक है, सीड जर्मिनेट करेगा, उसमें सेडलिंग आएगा, ठीक है। तो जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उस समय क्या होगा, ठीक है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा ना, एम्ब्रियो बना है ना, अंदर में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें उसका जर्मिनेशन होगा, तो क्या चाहिए उसमें, पानी वगैरह चाहिए, वाटर वगैरह चाहिए। अब वाटर का जर्मिनेशन के समय पानी का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन तुमको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, एट द टाइम जर्मिनेशन के समय क्या होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और वो जो सीड्स वाटर का रिक्वायरमेंट, मतलब वाटर का जो एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, वो किसकी मदद से करता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल, विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग, ठीक है, दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो सीड वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है एक स्ट्रक्चर की मदद से, एक ओपनिंग की मदद से, जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ओके। दूसरा फंक्शन क्या है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं, याद रखना, ये जो फंक्शन लिख रहा हूं मैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फंक्शन है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है, फॉर द डिफ्यूजन ऑफ, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। जब उसमें एम्ब्रियो का ग्रो हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो का ग्रो हो रहा है ना, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है जब सीड्स के अंदर में, ठीक है, जर्मिनेशन के समय, तो उस समय क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मतलब क्या होगा, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जब एम्ब्रियो ग्रो करेगा ना, तो उस समय क्या होगा, गैसेस का रिक्वायरमेंट होगा ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जब एम्ब्रियो ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको ऑक्सीजन लेगा और CO2 रिलीज करेगा, ठीक है, डेट मीन्स ये क्या है, गैसेज है, ठीक है। ये जो गैसेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन सीड्स के अंदर जाएगा, ठीक है, और CO2 सीड से बाहर की तरफ जाना, इसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ड्यूरिंग ग्रोइंग एम्ब्रियो या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, ये किसकी मदद से जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू, ठीक है। तो माइक्रोपाइल का दो फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। माइक्रोपाइल क्या कर रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले क्या कर रहा है, ये पॉलन ट्यूब को एंट्री करवा रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है, इसका दो काम होता है। ये जब सीड को तुम सॉइल में जब उसको डालते हो, तो फाइनली क्या होता है, एट द टाइम जर्मिनेशन क्या करता है, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज माइक्रोपाइल। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, जब एम्ब्रियो ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर और ओपनिंग नोन एज माइक्रोपाइल, इसी माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, बाहर से O2 से
सीड्स के अंदर और CO2 सीड से फिर बाहर। ओके, तो ये इसका दो हम लोग फंक्शन देख चुके हैं। तो माइक्रोपाइल का यहाँ तक हम लोग बात किए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखें हम लोग, ठीक है, सीड कोड देख लिए, टेगमेन देख लिए, हाइलम देख लिए, माइक्रोपाइल देख लिए, ठीक है, माइक्रोपाइल देख लिए, इन सारी चीज़ों का फंक्शन देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। और ये सब सारे स्ट्रक्चर क्या है, सारा फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखना है फाइनली, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग कॉटिलेडन के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं सब डाइकोट का ही देख रहे हैं, ठीक है। अब बिलो द सीड कोड आओ, बिलो द सीड कोड हम लोग क्या क्या पढ़े, टेस्टा पढ़े, टेगमेन पढ़े, टेस्टा बाहर की तरफ, उसके अंदर में क्या है, टेगमेन है, और टेगमेन के अंदर आओगे तो क्या मिलेगा तुमको, सीड कोड मिलेगा। तो सीड कोड में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, दो कॉटिलेडन होगा सीड कोड के, ठीक है, सीड कोड के अंदर अगर तुम आते हो, सीड कोड के अंदर आओगे तो क्या मिलेगा तुमको, टेस्टा, टेगमेन मिलेगा, और उसके अंदर जाओगे तो तुमको मिलेगा क्या यहाँ पे, कॉटिलेडन, ठीक है। सर कॉटिलेडन यहाँ पे कितना होगा, सर यहाँ पे दो कॉटिलेडन, क्योंकि सर डाइकॉट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे कितना कॉटिलेडन होगा, 2 कॉटिलेडन होगा। एक होगा हम लोग का यहाँ पे क्या, 1 कॉटिलेडन यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉटिलेडन, ठीक है, 2 कॉटिलेडन होगा। सर मैं अब कॉटिलेडन में क्या होता है सर, कॉटिलेडन कंटेन करता है क्या, फूड। कॉटिलेडन के अंदर में क्या होता है, फूड होता है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। तो बोल सकते हैं फॉर द एम्ब्रियो के लिए जो फूड का स्टोर करने का काम होता है वो किसका होता है, कॉटिलेडन का होता है, ठीक है। एंड और क्या करता है सर, एंड प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड किसको, एम्ब्रियो को। कॉटिलेडन को तुम सेपरेट करोगे, जब तुम दो कॉटिलेडन को ऐसे सेपरेट करोगे, मान लो ये कॉटिलेडन है और ये कॉटिलेडन है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, पहले ऐसा रहता है, ये पूरा ऐसा, देखो ऐसा, ये ऐसा है, जब तुम इसको ऐसे हटाओगे, इसको ऐसे हटाओगे, सेपरेट करोगे, तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसा ओपन होगा, तुमको ऐसा फाइनली दिखेगा, ठीक है ना। ये एक कॉटिलेडन है, ये वाला एक कॉटिलेडन, जब तुम इसको सेपरेट आउट करोगे तो फाइनल 2 कॉटिलेडन दिखेगा, और बीच में क्या होगा, ऐसा तुमको एम्ब्रियो दिखेगा, बीच में ऐसा तुमको एम्ब्रियो दिखेगा, ठीक है, ऐसा समझ में ना। तो अगर इसको तो फिर से बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रियो को ढक लेगा, एम्ब्रियो कवर कर लेगा, दैट मीन्स एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन भी है, और साथ ही साथ क्या है, ये एम्ब्रियो के जो डेवलपमेंट के लिए, उसको ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशंस का रिक्वायरमेंट होता है, वो सारा न्यूट्रिशन इस कॉटिलेडन के अंदर में, इस 2 कॉटिलेडन के अंदर में स्टोर होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसका, ठीक है। अब देखो अब हम लोग थोड़ा सा एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग कॉटिलेडन के अंदर एम्ब्रियो देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से तुम कॉटिलेडन को तुम सेपरेट आउट कर दो, फाइनली तुमको एम्ब्रियो दिखेगा, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर 2 पार्ट होगा, एम्ब्रियो जो होगा कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एम्ब्रियो भी क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्ट्स का बना होगा। एक होगा इसके अंदर क्या सर, एक होगा इसके पास, ठीक है, एक होगा इसके पास प्ल्यूमुल, ठीक है, एक होगा इसके पास प्ल्यूमुल, और दूसरा क्या होगा इसके पास, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल CAL लिखना है, ठीक है, CAL मत करना, CAL करोगे तो ये क्या हो जाएगा, समझ रहा हो ना, केमिस्ट्री वाला रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, रेडिकल को क्या लिख देते हैं, RADICAL कर देते हैं, CAL नहीं करना, तुमको CLE करना है, ठीक है। रेडिकल एंड वो रेडिकल अलग है, वहाँ रेडिकल चार्ज है, यहाँ पर रेडिकल जो आगे चलकर रूट्स बनाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री टर्म्स थोड़ा अलग है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक प्ल्यूमुल है, एक उसका रेडिकल है, ये 2 पार्ट मिलकर फाइनली क्या करेगा, पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्लांट बनता है। इसी से क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट बनेगा, ठीक है। तो रेडिकल और हम लोग देख लिए, तो एम्ब्रियो में 2 पार्ट्स क्या हो गया सर हम लोग का, प्ल्यूमुल और रेडिकल होता है, ठीक है। अब देखो प्ल्यूमुल जो होता है ना, वो आगे चल के क्या बना लेता है, जो प्ल्यूमुल होता है वो आगे चल के तुम्हारा बनाएगा क्या, सूट बनाता है, आगे चल के क्या बनाएगा, सूट बनाएगा। और प्ल्यूमुल जो आगे चल के सूट बनाएगा, अब इस सूट में क्या होगा, इस सूट में छोटा सा शॉर्ट स्टेम होगा, छोटा सा स्टेम होगा, एकदम छोटा सा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक पेयर ऑफ टाइनी लिप्स होगा, मतलब समझ रहे बोलने का मतलब, एक छोटा सा ऐसा स्टेम होगा, ऐसे प्ल्यूमुल का मतलब क्या हो गया, ऐसा देख लो कैसा होता है वो, ठीक है। ऐसा मान लो ये हल्का सा छोटा सा प्ल्यूमुल है, ठीक है, ये इसका कॉटिलेडन है, जैसे प्ल्यूमुल निकला बाहर की तरफ, ये हल्का सा रेडिकल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 छोटे छोटे ऐसे लिप्स होगा, एक पेयर में 2 छोटा छोटा टाइनी लिप्स होगा, ऐसा, ठीक है ना। समय तो देखो छोटा सा शॉर्ट स्टेम है, इसमें 2 टाइनी लिप्स है, पेयर के फॉर्म में, ठीक है, जो कि क्या कौन बना रहा है सर, यही तो है हम लोग का प्ल्यूमुल, ठीक है। प्ल्यूमुल जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, आगे चल के ये सूट बना रहा है, देखो इसमें लिप्स है, तो प्ल्यूमुल जो है वो आगे चल के फाइनली क्या बनाता है, सूट बनाता है, जिसमें हमको सूट के अंदर में क्या मिलेगा, तुमको स्टेम मिलेगा, लिप्स मिलेगा। अब इसमें सारा पार्ट्स होगा प्लांट्स का, मतलब क्या प्लांट्स का क्या पार्ट होगा, फ्रूट्स होगा, फ्लावर्स होंगे, स्टेम्स होंगे, ब्रांचेस होंगे, लिप्स होंगे, सब का सब कहाँ पे होगा, सब का सब इस
शूट सिस्टम के अंदर में ही होगा, ठीक है सर। मैं और रेडिकल क्या होगा सर, रेडिकल आगे चल के ये जो सर देख रहे हो आप, ये जो तुम देख रहे हो, ये रेडिकल आगे चल के क्या बना लेगा सर, रूट बना लेता है। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, रेडिकल जो है वो आगे चल के क्या बनाता है, रूट बना देता है, ठीक है। रेडिकल क्या होगा, आगे चल के रूट में बन जाता, कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे साफ डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या कि सर ये मोनोकॉट का डायग्राम है, ठीक है। अब हम लोग बात करें किसका, मोनोकॉट के बारे में। तो मोनोकॉट में बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देखना है कि जो मोनोकॉट सीड्स है वो क्या है, उसका एग्जांपल क्या है सर, मेज है, ठीक है। मेज क्या है, एक मोनोकॉट सीड्स का एग्जांपल है, ठीक है। मेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ना, मक्का बोलते हैं, ठीक है। मक्के तुम लोग खाते हो ना, मक्के की जो रोटी होती है, ठीक है। तो वो जो ब्रेड्स बनाया जाता है, ठीक है, वो इसी मेज से बनता है, ठीक है। तो देखो मेज में जो तुमको यहाँ पे येलो कलर का एक बड़ा सा ये जो कवरिंग दिख रहा है ना, ये येलो कलर का जो दिख रहा है, देखो ये बड़ा, ये जो कवरिंग है ये प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये देखो बहुत थिक लेयर दिख रहा है और काफ़ी टफ लेयर है। ये एक्चुअली है क्या सर, ये जो है तुमको बच्चे याद रखना, तुमको यहाँ पे याद रखना। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया तुमको सीड कोट प्लस प्रोटीन वॉल, यहाँ पे क्या है, सॉरी फ्रूट वॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीड कोट है और जो फ्रूट वॉल है, देखो जो सीड कोट है और जो फ्रूट वॉल है वो दोनों यहाँ पे क्या करता है, फ्यूज करता है। और फ्यूज करने के बाद क्या करता है, एक यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज करता है। फ्यूज करना मतलब जुड़ जाना, जुड़ करके एक लेयर को बना देना, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना, एक थिक और स्ट्रॉन्ग लेयर बनता है। और फिर उस लेयर के अंदर में क्या होता है हम लोग का, ठीक है, इस लेयर के अंदर में ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोले फ्रूट, और इसी फ्रूट के अंदर में क्या होता है, ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। ओके सर मैं, अच्छा अब देखो यहाँ पे, इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने और एक अंदर की तरफ लेयर दिखाया है, ठीक है। उस लेयर को देखने से पहले ये ग्रीन वाला लेयर देख लो। ये ग्रीन कलर का जो लेयर तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन का लेयर जो दिख रहा है, ये लेयर जो होता है ना, ये लेयर यहाँ कहाँ पे, देखो ये जो मेज ग्रेन दिख रहा है तुमको, ये क्या कर रहा है, इस मेज ग्रेन के अंदर में एक पार्टीशंस को डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का देख रहा है, तो देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा होल जो मेज है, ठीक है, ये पूरा होल एक मेज ग्रेन है, ठीक है। इनमें क्या कर रहा है, एक बीच से एक पार्टीशन है, ये ग्रीन कलर का। ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन से क्या होता है, जो मेज है, जो मक्के का जो सीड्स है, वो दो अनइक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। एक बड़ा सा चेंबर बनता है, एक छोटा सा चेंबर बनता है। एक बड़ा सा कंपार्टमेंट, एक छोटा सा कंपार्टमेंट। देखो ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये वाला जो कंपार्टमेंट देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस कंपार्टमेंट। तो ये जो बड़ा वाला कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला कंपार्टमेंट है, इसको बच्चों हम लोग क्या बोले, एंडोस्पर्म बोले। क्या बोले 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 इसको एंडोस्पर्म बोले, जो कि देखो कितना है, लार्ज है, बहुत बड़ा है। और तुमको मालूम है एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, इसमें फूड वगैरह स्टोर रहता है। इसमें क्या स्टोर रहता है, फूड स्टोर रहता है, ठीक है सर मैं। और एंडोस्पर्म के अंदर में फूड स्टोर क्यों रहता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय एम्ब्रियो को डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट देना होता है, न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट करना होता है, तो वो कौन करवाता है, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म दिख रहा है तुमको, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे एक येलो कलर का जो लेयर है, जिसको हम लोग सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल बोले, जो फ्यूज करके क्या बना रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। उसके नीचे में एक ये वाला लेयर दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ब्लू कलर का क्या हम लोग का ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एक डैशेज है। तो ये वाला लेयर कौन सा सर, ये वाला जो लेयर है, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो लेयर है, ये वाला तो लेयर तुमको बता चुका है। जो यहाँ पर जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोले, एपिथेलियम बोल रहा है, ठीक है। ये वाला जो ग्रीन कलर का जो मैंने लेयर बनाया है, जो मेज ग्रेन्स को दो अनइक्वल कंपार्टमेंट डिवाइड कर रहा है, एक लार्जर एक स्मॉलर, ठीक है। तो ये जो लेयर है ना, उसको लेयर को हम लोग क्या बोले बच्चों, इसको बोले हम लोग एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होता है, बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है। एपिथेलियम एक लेयर, एक सेल्स का एक लेयर होता है, एक सेल्स का बना हुआ लेयर जो अंदर की तरफ हमेशा होता है, ठीक है। ये एपिथेलियम का लेयर है, ओके। अब ये जो एपिथेलियम के बाद क्या है हम लोग का, इसके बाद क्या है, ये वाला लेयर दिख रहा है। देखो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना हम लोग का, सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल जहाँ पे फ्यूज करा, उसके नीचे में ये वाला लेयर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेयर। तो ये वाला लेयर को हम लोग क्या बोले, इस लेयर को हम लोग बोलते क्या है, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। ये क्या है, इसमें भी क्या है, ये प्रोटीन का लेयर है। ये प्रोटीन का बना हुआ एक लेयर है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स है। लेयर का मतलब क्या होता है, लेयर का मतलब एक कोई भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। तो लेकिन उस कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के अंदर में है क्या सर, उस लेयर के अंदर में है क्या, उस लेयर के अंदर में छोटे छोटे सेल्स है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलकर के फाइनली एक लेयर्स बना रहे, और ये सारे सेल्स जो है प्रोटीन के बने हुए हैं, और एक फाइनल एक लेयर बना रहे हैं जो क्या बन रहे हैं, जिसको हम लोग बोले क्या, प्रोटीन लेयर। और दिस प्रोटीन लेयर इज ऑल्सो नोन एज एल्यूरोन लेयर, ठीक है। इस प्रोटीन के लेयर को हम लोग क्या बोले बायोलॉजी के अंदर में, एल्यूरोन लेयर बोल रहे हैं, ठीक है, एल्यूरोन लेयर, ओके। अब देखो यहाँ पे जो ये एपिथेलियम तुमको दिख रहा है ना, ये जो एपिथेलियम का लेयरिंग है, जहाँ पे ये सीड्स को दो अनइक्वल कंपार्टमेंट डिवाइड कर रहे हैं, इस एपिथेलियम का काम क्या होता है, ये एपिथेलियम क्या करते हैं ना, ये कुछ एंजाइम्स को निकालते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, अल्फा अमाइलेज, ठीक है। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा सर ये अल्फा अमाइलेज क्या होता है, अभी ये हायर क्लासेस का बात है। बस तुमको इतनी ध्यान रखना है कि अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है, और एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम वो कैटलिस्ट होता है। एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है जो क्या करता है, जो किसी भी जो केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है।
एंजाइम जो होता है ना, जो मतलब बोल सकते हो एंजाइम एक तरह कैटलिस्ट है का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो एंजाइम यहाँ पे कर क्या रहा है, जो फूड मटेरियल एंडोस्पर्म के अंदर में स्टोर है, जो फूड मटेरियल एंडोस्पर्म के अंदर में स्टोर्ड है, उस फूड मटेरियल के ऊपर में क्या कर रही है, एक्ट कर रहा है, एंड देन उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। एंजाइम का काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करना, फूड को ब्रेक करना। जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो कम्प्लेक्स फूड होते हैं, उनको ये तोड़ तोड़ करके, उनको ये ब्रेक कर करके क्या करता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको जिनको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है एम्ब्रियो के थ्रू, ठीक है, उन सारे फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको सॉल्युबलाइज कर दिया जाता है, उसको बोल सकते हैं क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और डाइजेस्ट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको एकदम एकदम एब्जॉर्बेबल, एकदम सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो एम्ब्रियो है वो आसानी से उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सके, उसको ले सके। ठीक है, इजी इनटेक ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इजी इनटेक के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, और वो एंजाइम कौन निकालता है, ये एपिथेलियम। ठीक है, तो ये जो एपिथेलियम है वो एंजाइम निकालेगा, और ये जो फूड मटेरियल है इसके ऊपर एक्ट किया जाता है, और फाइनली इस फूड मटेरियल को, ठीक है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि एम्ब्रियो इजिली इसको एब्जॉर्ब कर सके। जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद वो कहाँ पे आता है, वो इस छोटे से स्ट्रक्चर में। देखो यहाँ पे एक मैंने यहाँ डॉट कलर का स्ट्रक्चर दिखाया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते क्या है, स्क्यूटेलम। ठीक है, स्क्यूटेलम क्या आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो फूड है ना, ये फूड कहाँ पे आ गया, डाइजेस्ट होने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद कहाँ पे आ गया, सोल्युबलाइज होने के बाद ये कहाँ पे आ गया, देखो स्क्यूटेलम में आ गया। तो स्क्यूटेलम में आने के बाद, स्क्यूटेलम है क्या सर, स्क्यूटेलम जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले, कॉटिलेडन। हम बताए थे ना तुमको, कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म दोनों ही होता है सीड्स के अंदर में, लेकिन कुछ मतलब एक ही सीड्स के अंदर में दोनों डेवलप नहीं होगा, एक डेवलप्ड होगा तो एक रिड्यूस होगा। तो अगर यहाँ पे एंडोस्पर्म लार्ज है, अगर यहाँ पे क्या है, एंडोस्पर्म लार्ज है, देयरफॉर क्यों लार्ज है, क्योंकि इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर है। जब इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होगा ना, तो एंडोस्पर्म कैसा होगा, लार्ज, इन लार्ज दिखेगा, इनलार्ज दिखेगा। समझ में आ बोलेगा मतलब। और जो छोटा सा डॉट स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन इन केस ऑफ मोनोकॉट क्या कहलाता है, स्क्यूटेलम। तो मोनोकॉट केसेस में जो मेज है यहाँ पे, जो स्क्यूटेलम है वो क्या हम लोग का कॉटिलेडन है, जिसके अंदर में क्या होता है, जो सॉल्युबल फूड है, जो सॉल्युबलाइज फूड मटेरियल है, जो अल्फा एमाइलेज के थ्रू डाइजेस्ट किया गया है, उसको फाइनली सॉल्युबलाइज किया गया, उसको फाइनली स्क्यूटेलम में लाया जाता है, और फिर इस स्क्यूटेलम से एम्ब्रियो क्या करता है, उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सॉल्युबलाइज कर रहा है फूड को, क्या कर रहा है सर, ये सॉल्युबलाइज कर रहा है। तो इस तरह से क्या तुम देखें यहाँ पे मोनोकॉट तुम देख चुके हो यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या देखें यहाँ पे, मोनोकॉट के यहाँ पे हम लोग डायग्राम देखें। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को सबको। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये तो हम लोग का सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात हुआ। ठीक है, कौन से लेयर क्या काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, कौन सा पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोनिक पार्ट। याद रखना, इसी एम्ब्रियोनिक पार्ट में क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और इसको फिर, ठीक है, जो भी नरिशमेंट वगैरह चाहिए होता है इस एंडोस्पर्म से स्क्यूटेलम में आ जाता है, फिर स्क्यूटेलम से इसको फाइनली मिल जाता है। ठीक है ना, सर मैं सबको यहाँ तक समझो अब क्या बोलना चाह रहे। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, जो एम्ब्रियो होगा किस केस में सर, एम्ब्रियो जो होगा इन मेज ग्रेन में, एम्ब्रियो इन मेज ग्रेन में, मेज ग्रेन के अंदर में जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, वो कंसिस्ट ऑफ बना होता है, ठीक है, वो बना होता है कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलेडन। अभी डायग्राम दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। सिंगल कॉटिलेडन तुमको मालूम है, डाइकॉट मीन्स 2 कॉटिलेडन, मोनोकॉट मीन्स 1 कॉटिलेडन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग मोनोकॉट पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग मोनोकॉट पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग इसमें मेज का एग्जांपल देख रहे हैं। तो मेज क्या है सर, मेज एक मोनोकॉट सीड्स है, तो इसमें कितना कॉटिलेडन होगा, इसमें सिंगल कॉटिलेडन होगा। ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन। तो हम लोग बोल सकते हैं मेज ग्रेन के केसेस में जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो सिंगल कॉटिलेडन का बना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं, अभी बताया तुम लोग को। ठीक है, स्क्यूटेलम। ठीक है, मोनोकॉट केसेस में जो कॉटिलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं ना। ठीक है, स्क्यूटेलम। और क्या होता है इसमें होगा एक तुम्हारा रेडिकल और एक होगा तुम्हारा क्या, प्ल्यूमूल। ठीक है, अब रेडिकल प्ल्यूमूल ये सब समझ में नहीं आया सर। चलो अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से बात करते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखो, यहाँ पे डायग्राम देखोगे पूरा का पूरा एकदम 100% क्लियर हो जाएगा तुमको, कौन सा कॉटिलेडन है, सिंगल कॉटिलेडन कहाँ पे है, कैसे प्ल्यूमूल है। ठीक है, वो सब क्लियर हो जाएगा। देखो इस डायग्राम से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तुमको। ठीक है, बनाते हैं हम लोग डायग्राम। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये सीड है, ये हम लोग का मेज सीड है। मैं लेयर वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एम्ब्रियो बना हुआ है इन केस ऑफ मेज ग्रेन, मतलब मोनोकॉटिक केसेस में एम्ब्रियो कैसा दिखेगा, ये सीड है। ठीक है, ये क्या हम लोग का मेज है, ये मेज मैंने बनाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऐसे
यहाँ पे जब सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक है, प्ल्यूमल और रेडिकल कब दिखेगा तुमको, जब सीड जर्मिनेट करेगा उस वक्त। तो उस वक्त क्या होगा ना, उस वक्त क्या होगा यहाँ पे तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो देखो इसमें कितना क्वाड्रिलेटरल है, सर एक ही क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हम लोग का सीड है, ठीक है, हम लोग का क्या है, सीड है ना, तो सीड में क्या होगा तुमको सिंगल क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, एक ही क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना। समझ में आया, दो क्वाड्रिलेटरल होगा नहीं, कि डाइक्वाड्रिलेटरल तो क्या होगा, दो क्वाड्रिलेटरल होता है यहाँ पे एक ही सिंगल क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा सा क्या होगा यहाँ पे सर, इंडोस्पर्म होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे एक पार्टीशन होगा यहाँ पे एपिथेलियम का, यहाँ पे बड़ा सा क्या होगा, इंडोस्पर्म होगा, और यहाँ पे छोटा सा एक सिंगल क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, ये सिंगल क्वाड्रिलेटरल होगा। और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे जब सीड जर्मिनेट करेगा उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलेगा, इसको बोले हम लोग, इसको हम लोग बोले प्ल्यूमुल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे, इसको बोले हम लोग रेडिकल, ठीक है। इसको हम लोग बोले क्या, ये जो पूरा तुम देख रहे हो, ठीक है, ये तुम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये जो तुम सारा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सबको मिला के, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का ये जो पूरा क्या है हम लोग का, ये प्ल्यूमुल है, ये क्या हम लोग का सर रेडिकल है, ठीक है ना। ये प्ल्यूमुल हम लोग का और ये क्या हम लोग का रेडिकल है। तो ये जो प्ल्यूमुल का जो ये जो तुम ये पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो सर ये हम लोग का क्या हो गया, प्ल्यूमुल का पार्ट हो गया, ठीक है, ये हम लोग का पूरा प्ल्यूमुल हो गया। ये जो प्ल्यूमुल का तुम टिप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये प्ल्यूमुल का टिप है, ठीक है, ये प्ल्यूमुल का क्या हम लोग का टिप है ना, और ये हम लोग क्या है रेडिकल का टिप है, ठीक है, समझ में आया ना बोलने का मतलब। तो ये जो प्ल्यूमुल का टिप है ना, तो इस प्ल्यूमुल का टिप पे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शीथ होता है, यहाँ पे क्या होता है ऐसा है, ठीक है। तो देखो प्ल्यूमुल जो है ना वो आगे चल क्या बनाएगा सर, सूट बनाने वाला है। और रेडिकल ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला जो देख रहे हो क्या है सर हम लोग का, ये पूरा का पूरा रेडिकल है, रेडिकल है, ये क्या है सर पूरा का पूरा हम लोग क्या है प्ल्यूमुल है, ठीक है। तो जो प्ल्यूमुल है वो आगे चले क्या बनाएगा, ये मैंने एक्चुअली बहुत बड़ा बनाया है, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा होगा, तुमको दिखेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो एकदम छोटा सा होगा, ठीक है, एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, एक प्ल्यूमुल होगा तुम्हारा, एक रेडिकल होगा। तो प्ल्यूमुल जो होता है ना वो आगे चले क्या बनाता है, आगे चल के सूट बनाता है, सूट सिस्टम को बनाता है, ठीक है। और जो रेडिकल होता है, ठीक है, जो रेडिकल होता है वो आगे चल क्या बनाता है, वो आगे चल क्या बनाएगा तुम्हारा रूट बनाएगा, जो आगे चल क्या बनाएगा तुम्हारा रूट बनाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो प्ल्यूमुल है, ठीक है, जो यहाँ पे प्ल्यूमुल है, ठीक है, यहाँ पे इस प्ल्यूमुल का जो टिप है, ठीक है, इस प्ल्यूमुल का टिप पे क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, कवरिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ऊपर क्या होगा ऐसा एक बोल सकते हो, ऐसा क्या होगा इसके ऊपर, जो प्ल्यूमुल का टिप है ना इसके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, प्रोटेक्टिव शीट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, ठीक है। और ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल के टिप पे क्या होगा, ठीक है, जो मतलब क्या हो गया, ये सूट है ना, ये आगे चलकर सूट बनाएगा, तो सूट का टिप ये भी बोल सकते हो ना, प्ल्यूमुल का जो है क्या बोल सकते हो, सूट टिप भी बोल सकते हो, ये आगे चलकर सूट बनाएगा, प्ल्यूमुल आगे चलकर सूट बनाएगा ना, तो ये सूट का जो टिप है, या फिर बोल सकते हो प्ल्यूमुल का, प्ल्यूमुल वाला जो रीजन है, ठीक है, इसका जो टिप वाला रीजन है, ये जो किससे कवर है सर, ये प्रोटेक्टिव शीट से कवर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, जो रेडिकल, ये जो रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल का जो यहाँ पे क्या हम लोग का ये जो टिप है ये भी सराउंडेड है, ठीक है, ये भी सराउंडेड है क्या, एक प्रोटेक्टिव शीट से, यहाँ पे क्या है प्रोटेक्टिव शीट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, ठीक है। तो कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल ये क्या हम लोग का, प्ल्यूमुल के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, प्ल्यूमुल के ऊपर में जो आगे चलकर सूट बनाता है, मतलब सूट का टिप जो होगा उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव शीट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल के टिप पे क्या होता है, जो रेडिकल के टिप पे जो प्रोटेक्टिव शीट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कोलियोरिजा, ठीक है, या फिर कोलियोराइजा भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया तुमको यहाँ तक। चलो अब आगे हम लोग बात, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं जर्मिनेशंस के बारे में, ठीक है, जर्मिनेशन, जर्मिनेशंस क्या होता है, ठीक है। तो जर्मिनेशंस का मतलब क्या होता है, जर्मिनेशंस का मतलब क्या हो गया, जर्मिनेशन इज द, बोल सकते हो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, जर्मिनेशन क्या है, इज ए फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, जर्मिनेशन इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए सीडलिंग, ठीक है, डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है, मतलब
जो एम्ब्रियो से डेवलप्ड हुआ है, ठीक है, जो एम्ब्रियो एक्चुअली क्या है, सीडलिंग कुछ नहीं है। जब सीड्स को तुम कहाँ पे रखे, सॉइल में रखे, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जब उसके अंदर में जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, जब एम्ब्रियो उसमें डेवलप्ड हो चुका होगा कंप्लीट, ठीक है, तब वही एम्ब्रियो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। वही एम्ब्रियो जो बाहर की तरफ आता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? सीडलिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब जो प्लूमिनल रेडिकल जो बाहर आ रहा है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखो अब ये जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे हो रहा है, वो फाइनली हम लोग बात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जब सीड क्या होता है, ड्राई रहता है। जब सीड कैसा रहता है, ड्राई रहता है। ठीक है, मतलब जब ड्राई का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब नॉर्मली जब सीड से रखा हो तुम उसको सॉइल वगैरह में नहीं डालो, ठीक है, जब उसको प्रॉपर कंडीशन या फिर उसको जितना सूटेबल कंडीशन चाहिए, ठीक है, वो जो फेवरेबल कंडीशन होता है सीड के जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, जब उसको नहीं मिल रहा होता, जब तुम बाहर रखे हो सीड्स को, ठीक है, जब सीड्स ड्राई कंडीशन में, जब सीड्स ड्राई कंडीशन में होगा तो उस समय याद रखना उसमें जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है वो, ठीक है, वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव रहेगा वो। ठीक है, वो कैसा है, अभी वो इनएक्टिव है। ठीक है, जब वो एम्ब्रियो इनएक्टिव है ना, ठीक है, जहाँ पे जब जब सीड कहने का मतलब है जब सीड क्या होगा, ड्राई कंडीशंस में होगा, ठीक है, तो ये जो ड्राई सीड्स है उसमें जो एम्ब्रियो होगा वो इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मतलब डॉर्मेंसी में होगा, स्टॉप होगा, बोल सकते हैं दिस स्टेट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसी स्टेट ऑफ एम्ब्रियो क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग पीरियड या फिर डॉर्मेंसी। ठीक है, दिस इज सेड टू बी स्टेट, बोल सकते हो दिस, ठीक है, स्टेट ऑफ, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज, ठीक है, दिस स्टेट कॉल्ड एज, ठीक है, डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी। ठीक है, डॉर्मेंसी, ठीक है, मतलब ए पीरियड ऑफ रेस्ट, ए पीरियड ऑफ रेस्ट। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, ए पीरियड ऑफ रेस्ट। तो याद रखना जर्मिनेशन के समय क्या होता है, जर्मिनेशन से पहले जब सीड ड्राई कंडीशंस में होगा तो उस समय जो एम्ब्रियो होता है वो इनएक्टिव होता है, एंड दिस स्टेट इज नोन एज, जहाँ पे एम्ब्रियो एक्टिव इनएक्टिव है अभी वहाँ पे, ठीक है, इज नोन एज डॉर्मेंसी और ए पीरियड ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो डॉर्मेंसी अभी यहाँ पे, ठीक है, वो कैसा है, अभी सीड अभी डॉर्मेंट कंडीशन में है, ठीक है, अभी वो जनरेट नहीं किया है, मतलब उसमें जो एम्ब्रियो मतलब क्या है वो इनएक्टिव है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही सीड्स को क्या मिलेगा, जैसे सीड्स को मिलेगा क्या, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन मतलब जैसा सीड्स को चाहिए होता है, ठीक है, जो सीड्स के लिए, ठीक है, जो सीड्स के लिए फेवर में, ठीक है, मतलब बोल सकते हो क्या, सूटेबल, या बोल सकते हो प्रॉपर कंडीशन। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। जब सीड्स को प्रॉपर कंडीशन मिलेगा, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब सूटेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब क्या, जितना सीड्स को जनरेट होने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सीड जनरेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नेसेसरी, जैसे नेसेसरी मटेरियल्स है, ठीक है, जो कि सीड्स के जनरेशन में क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम बात कर लिए यहाँ पे क्या फेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे क्या गया, प्रॉपर कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि मान लो क्या किया, हमें इसको वाटर मिला, ठीक है, इसको क्या मिला, न्यूट्रिशंस मिला जितना प्रॉपर जितना चाहिए होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिला। तो क्या तुमको लगता है कि अभी ये सब कुछ मिलेगा तो सीड जनरेट करेगा, सीड जनरेट करेगा, नहीं, अभी भी सीड जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, जब सीड ड्राई था तो उसमें एम्ब्रियो इनएक्टिव था। ठीक है, क्यों इनएक्टिव था, क्योंकि अभी एम्ब्रियो उसमें बना ही नहीं है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में, अभी कुछ भी उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, कुछ भी उसमें माइटोसिस नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो नहीं ग्रोथ नहीं हो रहा है उसके अंदर में। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है अभी, अभी अभी एकदम इनएक्टिव कंडीशन है। ठीक है, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी और पीरियड ऑफ रेस्ट। लेकिन जैसे उसको सुटेबल कंडीशंस मिलता है, जैसे उसको सुटेबल कंडीशन मिलता है, जैसे उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलता है, जैसे कि वाटर मिला, उसको न्यूट्रिशंस मिला, ऑक्सीजन मिला, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, तुमको याद रखना होगा कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जर्मिनेशन से पहले जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसके अंदर में, जब एम्ब्रियो का ग्रोथ हो रहा होता है तो उस समय एम्ब्रियो ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेता है वो, ठीक है, और CO2 को रिलीज करता है, याद रखना। ठीक है, तो क्या होगा, सब कुछ मिलने के बाद क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, इस सीड्स के अंदर में जो सीड्स पहले सीड्स के अंदर में जो एम्ब्रियो इनएक्टिव था अब वो बिकम एक्टिव हो जाएगा। जब सब कुछ उसको प्रॉपर मिलेगा तो सब कुछ मिलने के बाद फाइनली क्या होगा, वो एक्टिव होगा। ठीक है, अब न्यूट्रिशन मिला, ऑक्सीजन मिला, वाटर मिला, सब कुछ मिलने के बाद क्या होगा, सब कुछ प्रॉपर ढंग से मिलेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा उसके अंदर में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो जब तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तब तक अभी भी सीड क्या है, सीड का डोर्मेंसी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। सीड का डोर्मेंसी तभी ब्रेक होगा जब सीड जर्मिनेट करने वाला होगा। ठीक है, तो अभी भी सीड क्या हुआ है, डोर्मेंसी ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भी डोर्मेंट स्टेज में चल रहा है वो। ठीक है, अभी डोर्मेंसी को मेंटेन रखा है, क्यों कि इस डोर्मेंसी में क्या हो रहा है सर, अब इस डोर्मेंसी में क्या हो रहा है, जब एम्ब्रियो एक्टिव हुआ है तो इस डोर्मेंसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो अपने आप को रेडी कर रहा है जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, तो
अब जैसे उसको क्या मिलेगा, ठीक है, जैसे ही जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि तुमको मालूम है जब तुम सीड को सॉइल में डालते हो तो क्या रिसेंट क्या तुम डालते साथ क्या ऐसा होता है कि उसमें से लीफ और स्टेम वगैरह रेडिकल प्लूमल बाहर आ गया, सीडलिंग बाहर आ गया, ऐसा कभी देखे हो क्या? सीड को डाले वहाँ पे जर्मिनेशन शुरू हो गया? नहीं, कुछ टाइम लेता है, कुछ पीरियड लगता है उसमें। किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 1 हफ्ता का सीड्स का, किसी का 2 महीने का भी टाइम होता है जर्मिनेशन का, ठीक है। तो ये जो ठीक है, ये जो डोर्मेंसी पीरियड में अभी बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे अभी उसका डोर्मेंसी ब्रेक नहीं हुआ, सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो दिस पीरियड ऑफ रेस्ट में क्या होता है, इस पीरियड ऑफ रेस्ट में क्या होता है, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। और ये सब कब होगा? जब सब कुछ उसको प्रॉपर मिलेगा, उसके अंदर एम्ब्रियो एक्टिव होगा, उसके बाद फाइनली सब कुछ ग्रोथ वगैरह अंदर में होना शुरू हो जाएगा, एम्ब्रियो वगैरह बनना शुरू हो जाएगा अंदर में, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होगा, कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं अब सॉइल से जर्मिनेशन देखना, सीड बस्ट कर गया और जर्मिनेशन हो गया, ठीक है। तो सब कुछ होने के बाद, ठीक है, डेवलपमेंट हो जाएगा। आफ्टर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है, जब आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, जब पूरा रेडी हो चुका होगा एम्ब्रियो, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो डोर्मेंसी है ऑफ सीड का वो ब्रेक हो जाता है, डोर्मेंसी ऑफ सीड उसके बाद ब्रेक होता है, और जैसे ही ब्रेक होगा, डोर्मेंसी ब्रेक हुआ, डोर्मेंसी खत्म हुआ, उसके बाद सीड से क्या निकलेगा, ठीक है, सीड से बाहर की तरफ प्लूमुल आएगा, रेडिकल आएगा, ठीक है, मतलब क्या होगा सर, सीडलिंग होगा उसका। और दिस फिनोमेना, ये जो सीडलिंग हो रहा है ना, दिस फिनोमेना इज नोन एज जर्मिनेशन, दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। ठीक, क्लियर है सबको? सर मैं तो जर्मिनेशन का डेफिनेशन भी लिखवा चुके हैं। अब पूछा जाता है, कभी कभी तुमसे पूछा जाता है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन, ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन necessary for the germination, सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन मतलब गैसेस, ठीक है, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हो गया, सीड के जर्मिनेशन के लिए मतलब रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, सीड के जर्मिनेशन के लिए। और टेम्परेचर तो लिखवा चुका है, ठीक है, मतलब लाइट वगैरह जो भी है, ठीक है। तो टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, मतलब सीडलिंग के लिए। अब देखो, समझो क्या बोलने का मतलब है। वाटर आखिर रिक्वायरमेंट क्यों होता है? पहले हम लोग जो फैक्टर देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है जो हम लोग का, पहले हम लोग वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वाटर जो काफ़ी एसेंशियल होता है, वाटर का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है, ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प्स इन बस्ट ऑफ, ये क्या करता है, बस्ट करवाता है किसको, सीड कोट को। तुमको मालूम है सीड कोट क्या होता है, काफ़ी टफ होता है। जब तक सीड कोट बस्ट नहीं होगा, जब तक सीड कोट रप्चर नहीं होगा, फटेगा नहीं, तब तक एम्ब्रियो कैसे बाहर आएगा, ठीक है। तुमको मालूम है एम्ब्रियो तो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत वीक, बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो सीड कोट को फाड़ करके उसको बस्ट करके बाहर की तरफ आ जाए। सर मैं बोलेगा मतलब, तो इसके लिए इसको रिक्वायरमेंट होता है पानी का। तो पानी वो फैक्टर्स होता है जो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जो सीड के जर्मिनेशन के लिए ये कंडीशन नेसेसरी होता है। तो होता क्या है वहाँ पे, जब सीड्स को तुम पानी में डालते हो, सॉइल में डालते हो, तो सॉइल क्या करेगा, माइक्रोपाइल की तरह पानी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद पानी, जब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो जब उस सीड के अंदर में जाता है, तो वो पानी अंदर में जाने के बाद क्या करेगा, अंदर में एक प्रेशर लगाता है, ठीक है, अंदर में एक प्रेशर लगाता है, मतलब एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, जिसको हम लोग इम्बाइबिशन प्रेशर बोलते हैं। अभी हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे इसको। एक प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर। इसी इम्बाइबिशन प्रेशर से क्या होता है, ये जो प्रेशर लगाया जा रहा है सीड्स के अंदर में, वॉल के चारों तरफ, इस प्रेशर से क्या होता है, जो सीड कोट है ना, जो टेस्टा टेगमेन होता है, वो बस्ट कर जाता है, फट जाता है, रप्चर कर जाता है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या होता है, सीडलिंग आता है, मतलब जर्मिनेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन के लिए वाटर इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स, ठीक है। विदाउट वाटर, ठीक है, सीड्स कैन नॉट शो द जर्मिनेशंस, ठीक है। सर मैं और दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा चीज़ होता है, पहला कंडीशन हम लोग देखें, पहला कंडीशन हेल्प इन बस्ट फॉर द सीड कोट, दूसरा कंडीशन देखें नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब सर, मतलब ये कि याद रखना, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट, कोई भी चीज़ यहाँ पे केमिकली कोई कंबाइन, ठीक है। तो मालूम है क्या, मालूम है सर, जो फूड था हम लोग का,
जो फूड था सर बिल्कुल देखे हम लोग एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर था, ठीक है। जब फूड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट कर रहा था, अल्फा एमाइलेज एंजाइम एक्ट कर रहा था उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जो एंजाइम था, वहाँ पे एंजाइम था वो फूड के ऊपर एक्ट कर रहा था। लेकिन ये एंजाइम जब फूड के ऊपर एक्ट करता है ना, तो कैसे एक्ट करेगा यहाँ पे, बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर। विदाउट वाटर एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता है, याद रखना। पानी, बिना पानी की मदद से क्या कर सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉल्युबलाइज करने के लिए, उसको घुलन बनाने के लिए, ठीक है, उसको डिसॉल्व करने के लिए पानी का तो रिक्वायरमेंट होता है। जो एंजाइम एक्ट करता है किसी भी फूड मटेरियल के ऊपर में, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर में, तो वो बिना पानी के नहीं हो सकता है, विदाउट वाटर नहीं हो सकता है, बाय एडिंग वाटर, ठीक है। तो याद रखना एंजाइम किसी भी मटेरियल के ऊपर काम करेगा, किसी फूड के ऊपर काम करेगा बाय एडिंग वाटर, ठीक है। तो वाटर की मदद से ही क्या होता है, एंजाइम किसी फूड के ऊपर में क्या करता है, वो एक केमिकल रिएक्शन का एक एक्ट करता है, ठीक है। और फिर फाइनली क्या करता है, जो फूड है उसको सॉल्युबलाइज कर देता है, उसको सॉल्युबलाइज कर देता है ताकि इजिली एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे फूड को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फूड को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है, बाय एडिंग वाटर, ठीक है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग इन द, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, ठीक है, समझ में आया। और तीसरा क्या हम लोग का, ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया ना। तो फूड यहाँ पे, फूड के ऊपर जो एंजाइम एक्ट हो रहा है यहाँ पे, वो बाय एडिंग वाटर, यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, सही में। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर का बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग क्या है, हम लोग का सर टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एकदम प्रॉपर में मिलना चाहिए, ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। टेम्परेचर देखो, जितना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है सीड जर्मिनेशंस के लिए, जितना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है सीड जर्मिनेशंस के लिए, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल टेम्परेचर, और हम लोग बोल सकते हैं इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब है जितना रिक्वायरमेंट होता है हम लोग के बॉडी के अंदर में, ठीक है, जितने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है, ठीक है, हमको सर्वाइव रखने के लिए, हमको जीने के लिए, हमको इस अर्थ पे जीने के लिए, हमको जितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस के लिए जितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब जो चीज़ जिसके लिए सूटेबल है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है किसके लिए सर, सीड जर्मिनेशंस के लिए, वो क्या होता है हम लोग का 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से लेकर के तुम्हारा 35 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, सीड जर्मिनेशन हो पाता है। अगर सर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, एरो ऊपर दिखा रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एरो डाउन रहेगा, एरो का हेड डाउन रहेगा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है सर ज़्यादा टेम्परेचर मिलने से क्या होता है सर, सीड के अंदर में ना टिश्यू जो क्या होता है, सीड के अंदर जो टिश्यू होता है ना वो डैमेज होता है, ठीक है, याद रखना। तो टिश्यू का डैमेज होता है, याद रखना यहाँ पे, याद रखना। तो याद रखना अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टिश्यू डैमेज होगा, क्योंकि टिश्यू याद रखना बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है सर। अगर टेम्परेचर कम होगा तब, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये इनहिबिट कर देगा, क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा। किसको इनहिबिट कर देगा, ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। क्योंकि तुम मालूम ना कोई भी चीज़ कम मिलेगा, जब उसको कम मिलेगा, डेफिशिएंसी होगा उसका, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, कम भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन जब नॉर्मल में रेंज में मेंटेन होगा, जितना उसको रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू द 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनहिबिट करता है। और लोअर टेम्परेचर क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का ग्रोथ को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब स्टॉप कर देना, उसको प्रिवेंट कर देना, उसको रोक देना, ठीक है, उसको ग्रोथ को रोक देना, ठीक है, समझ में आ गया। और थर्ड फैक्टर क्या होगा, जो तीसरा फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। तो तीसरा फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन। सांस नहीं मिलेगा, ब्रीदिंग नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। देखो ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ठीक है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, देखो समझो क्या बोलना चाहता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन क्या होता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन रैपिड सेल डिवाइड, अभी सबका मतलब समझाएंगे। रैपिड सेल डिवाइड, ठीक है, एंड सेल ग्रोथ which needs more energy, ठीक है। this energy, ठीक है, this energy comes from the ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। समझो इसका कहने का मतलब क्या है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। देखो समझो क्या बोलना चाहते हैं हम, क्या बोले सर, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, जब सीड का जर्मिनेशन होगा, ड्यूरिंग जर्मिनेशन के समय क्या होगा, एम्ब्रियोनिक जर्मिनेशन हो रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एम्ब्रियो यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ना, क्योंकि देखो एम्ब्रियो क्या बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, जब ड्यूरिंग जर्मिनेशन के समय क्या होगा, एम्ब्रियो में यहाँ पे ग्रोथ होगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा प्लांट बनाना है, अभी बहुत बड़ा प्लांट है, अभी इसमें क्या है, छोटे से सूट्स है, लिप्स है, इसमें रेडिकल है, ठीक है, जर्मिनेशन के दौरान। तो ये जो ड्यूरिंग जर्मिनेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होगा यहाँ पे, ठीक है। और तुमको मालूम है जब ग्रोथ होना होता है, जब ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए तुमको, वहाँ पे एनर्जी चाहिए ना तुमको, न्यूट्रिशन भी चाहिए, ग्रोथ के तुमको न्यूट्रिशन चाहिए चाहिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए तुमको तो न्यूट्रिशन चाहिए चाहिए, लेकिन जब वहाँ पे ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ होगा तो मेनली वहाँ पे क्या होगा सर, सेल डिवीजन होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या रोल है। तो जब सेल्स, जब ड्यूरिंग जर्मिनेशन क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हो रहा होता है, तो ग्रोथ कैसे होगा, ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल वहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। जब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स कैसे बढ़ेगा, सेल डिवीजन होगा वहाँ पे। और जब वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, ठीक है, जब वहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो मतलब वहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा है, तो जब वहाँ पे सेल डिवाइड करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सेल वर्क कर रहा है ना, सेल बार बार डिवाइड कर रहा है, सेल बार बार डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, सेल वहाँ पे वर्क कर रहा है ना, सेल डिवीजन कर रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ करना होता है, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सेल वर्क करेगा, जब सेल डिवाइड करेगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। अब जब ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो इस एनर्जी को लाया कहाँ से जाएगा, एनर्जी कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है, समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली एनर्जी कहाँ से मिलता है हमको, ग्लूकोज से मिलता है। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगा, जो ग्लूकोज सेल के अंदर स्टोर्ड है उस ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब सर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जब जब हम लोग जब ब्रीदिंग के दौरान जब क्या क्या होगा, जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर आएगा तो जो ग्लूकोज स्टोर है उस ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीजन से कम्बिनेशन होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेगा, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा एनर्जी के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि हमको एनर्जी कहाँ से मिलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म से मिलता है, ठीक है। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज से तुमको जब एनर्जी मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, जब तक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा तब तक ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगा। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कब पॉसिबल है, जब ऑक्सीजन आएगा तब पॉसिबल है। तो जब ऑक्सीजन आता है तो जो ग्लूकोज स्टोर रहता है उसके साथ ऑक्सीडाइज होता है, मतलब उसके साथ कम्बिनेशन होता है, कंबाइन करता है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है उसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है सर, ब्रेक डाउन होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस। क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। अब ये जो एटीपी है ये तो है हम लोग का एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल, एनर्जी करेंसी, यहाँ पे लिख रहा हूँ एनर्जी, ठीक से यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, एनर्जी करेंसी ऑफ ए, ठीक है, सेल। जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या हम लोग, एटीपी है ना, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो जो अब एटीपी को हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखना ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी कंपोनेंट्स, विदाउट ऑक्सीजन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, याद रखना क्या बोल रहे हैं, जर्मिनेशन के समय क्या होता है, जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है उसका ग्रोथ हो रहा होता है, और ग्रोथ के लिए क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है हमको, वहाँ पे सेल डिवीजन का, माइटोसिस होगा वहाँ पे। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो ग्रोथ ही नहीं होगा, कैसे ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा ही नहीं। अगर सेल्स डिवाइड करेगा वहाँ पे तो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे सेल्स वर्क कर रहा है। अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा, हमको ग्लूकोज से मिलेगा। लेकिन वो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज कैसे होगा, जब सेल में ऑक्सीजन आएगा और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। दिस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी जनरेट होता है, और यही एटीपी क्या करता है, सेल्स यूज करता रहता है, जो सेल्स के अंदर में एक्टिविटी चल रहा है, कौन, जर्मिनेशन वाला, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं जर्मिनेशन क्या है एंड व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन, वो भी देख चुके हैं, क्या क्या फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है जर्मिनेशन के लिए, वो भी देख चुके हैं, ठीक है। अब बाकी का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स होगा हम लोग का वो नेक्स्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट करेंगे, और जो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही तक रहने देते हैं, सब लोग अच्छे से उसको पढ़ो, समझो, ध्यान दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।